चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। अ, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ना टेलवेंट सीएसएस पढ़ी थी, ठीक हो गया। अच्छा, हमने टेलवेंट के अलावा जो है वो कोई यूआई लाइब्रेरी पढ़ी थी, कंपोनेंट लाइब्रेरी? सिर्फ टेलवेंट पढ़ी थी। चलो एक काम करते हैं कि हम ना एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, वैसे तो आज हमने ना क्विज ऐप बनानी थी, लेकिन ना क्विज ऐप जो है ना वो थोड़ी सी स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? अच्छा, लेकिन ना क्विज ऐप जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो मैं चाह रहा था कि हम ऑनलाइन क्लास में ना बनाएं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स वगैरह ऐसी हैं जो कि मैं चाह रहा था कि हम ऑन साइट क्लास में ही बनाएं। तो आज का हम एम रखते हैं कि हम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बहुत डीजी यूआई को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियल यूआई को एक्सप्लोर करते हैं। एक ना अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं ना दोबारा से ना, थोड़ा सा जो है वो, अभी तक बच्चे आ रहे हैं यार। एक ना अच्छा सा स्टार्ट लेते हैं ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो है ना चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, यूज़ इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर डेजी यूआई और ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं बोलता हूँ भाई, प्रोजेक्ट बना लेते हैं भाई एक। ठीक है, मैं आता हूँ। सही है, चलो। अच्छा, ये जो है वो ब्लैक रहने दूँ या वाइट करूँ इसको? तुम लोग वाइट कर दूँ? अच्छा यार, थोड़ा सेट भी करना पड़ेगा इसको। भाई दिख रहा है आप सबको? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास कोई प्रोजेक्ट बनता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एन पी एम आई करते हैं। एन पी एम आई क्यों करते हैं भाई? ताकि हम क्या कर सकें भाई, पैकेज डॉट जेसन में एन पी एम आई जाता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लेते हैं नोड मॉड्यूल्स की शक्ल पे। ठीक है, मैं ऐप के कंपोनेंट में आता हूँ। ठीक है, और ऐप के कंपोनेंट में मैं इसको पूरे को कर देता हूँ एम्प्टी, और एक सिंपल जो है वो खाली कंपोनेंट बना लेता हूँ ऐप का। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट चलाते हैं भाई हम? स्क्रिप्ट में जाके देख लेते हैं, और यहाँ पे ये ना डेफ की स्क्रिप्ट बता रहा है, तो कोई भी स्क्रिप्ट चलाने के लिए उससे पहले हम एन पी एम रन लगा लेते हैं और स्पेस देके वो स्क्रिप्ट का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हम एन पी एम रन डेफ चलाएंगे। क्या हो गया इंटरनेट को मेरे? बहुत शुक्रिया भाई, हो गया। एन पी एम रन डेफ। ठीक है भाई, तो मेरा यहाँ पे जो है वो सिंपल प्रोजेक्ट पे खुल गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग लगी हुई है, तो ऐप डॉट सी एस एस को मैं डायरेक्टली डिलीट ही कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस को मैं कर देता हूँ एम्प्टी, ठीक है, और मेन डॉट जे एस एस हमारे पास इस तरीके से हो गई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक सिनेरियो में बनाता हूँ और उस सिनेरियो में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है। सिनेरियो हम बनाते हैं वही काउंटर ऐप वाला ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल देता हूँ भाई काउंटर, और जिसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको, ठीक है। एक को हम बोल देते हैं भाई ऐड, दूसरे को हम बोल देते हैं भाई लेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिंपल एक काउंटर बना लिया, ठीक है। अच्छा, ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा काउंटर बढ़ जाएगा, लेस के बटन पे क्लिक करूँगा काउंटर लेस हो जाएगा। ये वाला काम करना है मुझे सिंपल। तो कैसे करूँगा भाई ये वाला काम, स्ट्रेट बना के कर लूँगा, कॉन्स काउंटर सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ ज़ीरो, और जहाँ जहाँ काउंटर है वहाँ जाके सिंपल मैं बोल देता हूँ काउंटर, इस तरीके से, ठीक है। और ऐड और लेस के अंदर भी मैं इस तरीके से काउंटर शो करा देता हूँ। बेटा आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर आपने हैंड रेज नहीं करना, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेहतर यही है कि अभी क्वेश्चन जो भी हो वो जो है ना आप अभी संभाल के रखें, ठीक है, ताकि एंड में हम उसको देख लें। सही, कंसोल खोल लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं सिंपल कह देता हूँ कि ऐड के अंदर ऑन क्लिक पे हम बोल देते हैं भाई ऐड काउंटर का फंक्शन कॉल करवा देते हैं, और इसी तरीके से ऑन क्लिक पे लेस काउंटर का भी फंक्शन कॉल करा देते हैं, ठीक है भाई। सिंपल काउंटर बना रहा हूँ मैं, दो फंक्शन इधर बना लेते हैं, कॉन्स ऐड काउंटर, इसी तरीके से एक और फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स लेस काउंटर, ठीक। और यहाँ पे जाके हम कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे जाके सेट काउंटर कर देते हैं काउंटर -1, ठीक है। स्टेट में अपडेट आएगा, वो खुद ब खुद इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। चलो, तो कौन ज्वाइन कर रहा है अब तक यार। चलो, ऐड पे क्लिक किया काउंटर ऐड हो रहा है, लेस पे क्लिक किया काउंटर लेस हो रहा है। किसी को यहाँ तक इशू? अच्छा, अपना सिनेरियो ऐसा है कि सेट काउंटर में काउंटर +1 करा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर यही लाइन मैं 5 दफ़ा लिख दूँ, यही लाइन मैं 5 दफ़ा लिख दूँ, तो मेरा काउंटर किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, आप लोगों को क्या लगता है? ये अक्सर इंटरव्यू में भी सवाल होता है, ठीक है, कि भाई अगर सेट काउंटर ही मैंने 5 दफ़ा लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो काउंटर मेरा +5 होगा या +1 होगा? +5 होगा, +5 होगा। क्या क्या कहते हो भाई सारे? सर +1 होगा, क्योंकि वो 0 से 1 होगा, फिर उसकी वैल्यू दोबारा 1 होगी, 1 में एक और प्लस हो जाएगा, प्लस +5 होगा, एक होगा, एक होगा भाई, यूसुफ शाहिद ने कहा एक होगा, ठीक है। 5 सही है भाई, लिखते रहो भाई, मैसेज पे लिखते रहो ताकि ऐसा पता लगे कि तुम लोग जिंदा हो। सही हो गया, +5। अच्छा, हम इसको चला के देखते हैं। जब मैं चला रहा हूँ ना, यहाँ पे हो +1 रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो +1 रहा है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, हमारे पास ना ये जो सेट काउंटर वाला फंक्शन है, स्टेट का जो भी फंक्शन है ना, ये कहते हैं कि ये ना थोड़ा सा टाइम टेकन टास्क लाइक इसको कहते हैं ना। तो ये कहते हैं कि जब आप ऐड काउंटर करा रहे हो ना और इसको 5 दफ़ा लिख रहे हो, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो काउंटर +1 है ना, ये पूरी चीज़ एक साथ चंक बन के जाती है, इस तरीके से ही कहते हैं। तो ये आप मैंने 5 दफ़ा भी लिखे हैं, ये जा एक ही दफ़ा चंक बन के रही है ना, तो इसी वजह से हमें स्क्रीन पे एक ही दफ़ा ये अपडेट दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ से बचने के लिए ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे पास सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर ना कॉल बैक मिलता है। सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक मिलता है, जिस कॉल बैक के पैरामीटर के अंदर हमें प्रीवियस वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये अक्सर सवाल होता है इंटरव्यू में कि भाई सेट काउंटर या मतलब सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर कॉल बैक मिलता है, बोलो मिलता है, तो उसके अंदर पहले पैरामीटर में क्या रिसीव कर सकते हो? प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मतलब काउंटर की जो प्रीवियस वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। और प्रीवियस वैल्यू जब तुम्हें यहाँ पे मिल गई, तो इसी पे अगर तुम +1 करा दो, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू को ही +1 कर दो, ठीक है। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ सही तरीके से काम कर रही है। जैसे ही मैंने ये चीज़ चला के देखी, तो ये मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और फिर इसी कॉल बैक को अगर मैं 5 दफ़ा लिखूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना फिर ये +5 हो रहा है। देख रहे हो नहीं देख रहे?
ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि अगर आप इस तरीके से स्टेट के अंदर प्रीवियस वैल्यू पे अपडेट कराओगे ना, और वो चीज़ 5 दफ़ा लिखोगे, तो वो 5 दफ़ा बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कॉल बैक सेट काउंटर खुद कॉल कर रहा है, ठीक है। और जब तुम काउंटर +1 कराओगे ना, तो होगा क्या होगा यहाँ पे ये कि वो एक ही दफ़ा चंग बन के जाता है और उसी तरीके से एक ही दफ़ा एक ही बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गई होगी। जी सही है। तो यार चंक मतलब वो ना, वो कहते हैं कि ना, एक ये उन्होंने अल्फाज बताया था कि भाई चंक मतलब कि चार की चार लाइनें ना एक साथ चली जाती हैं, ठीक है। ऐड काउंटर पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, चार की चार लाइनें एक साथ चली जाती हैं, वो अपडेट एक को ही करता है, वो समझता है कि एक ही चीज़ आई है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रीवियस वैल्यू पे अपडेट कराओगे ना, तो वो हर लाइन को अलग से प्रीवियस वैल्यू पकड़ के उस पर +1 कर देगा कॉल बैक के अंदर। सही है। यस अच्छा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम लोग को चीज़ जो है वो ये वाली समझ आई होगी। अच्छा, इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में जो है ना वो यार यूज़ इफ़ेक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे यार कौन बताएगा यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है यूज़ इफ़ेक्ट, थोड़ा सा कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में बता दो, ठीक है। यूज इफेक्ट माउंटिंग के लिए। यूज़ सर इफ़ेक्ट यूज इफेक्ट माउंटिंग माउंटिंग के कोई लिए। भी कंपोनेंट माउंटिंग जब कंपोनेंट्स के लिए होता है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल 4 तरीके की होती है। कंपोनेंट की लाइफ साइकिल बता दो। ये 4 स्टेप है माउंटिंग। यार सिर्फ दो माउंटिंग, बच्चे बोल रहे, 3 बच्चे बोल रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा यार। इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, डीमाउंटिंग। कंपोनेंट सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, फिर माउंट होता है, फिर अपडेट होता है, फिर अनमाउंट होता है, यही होता है ना। यस सर। अच्छा, अगर कंपोनेंट माउंट पे कोई स्पेसिफिक टास्क करवाना है तो वो यूज़ इफेक्ट के अंदर होगा, यस सर। ऐसा ही है। अनबाउंड पे भी होएगा सेम। अनमाउंट पे भी हो जाएगा, सही हो गया। अनमाउंट पे कैसे होगा, यूज़ इफेक्ट के अंदर रिटर्न देना पड़ेगा, ऐसा ही है। यस। सही यस हो गया। सर। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या और करता यूज हूँ। इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे होती है। यूज़ इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे होती है। नया कंपोनेंट बना लिया एक, ठीक है। चलो यार, इसको ऐसे कर लें, यार ये समझ नहीं आता यार ऐसे। चलो, अच्छा, अब सिनेरियो ऐसा है कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स स्लैश यूज़र डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल यूज़र इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। और इस कंपोनेंट को पकड़ के ना यहीं पे लग देते हैं इस तरीके से, ठीक है। किसी को मसला, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस यूज़र के कंपोनेंट के अंदर API कॉल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा था कि यार API कॉल ना रिएक्ट के अंदर कहते हैं कि कंपोनेंट जैसी माउंट हो तो ना स्पेसिफिक API कॉल करनी है, तो हम कहाँ करते हैं भाई, यूज़ इफेक्ट के अंदर करते हैं। हम बोलते हैं कि यार जैसी कंपोनेंट माउंट हो हमारे पास, तो क्या हो जाए भाई, हमारे पास API कॉल हो जाए। API कॉल करने के लिए फैच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमारे पास एक ही घिसी पिटी API रखी हुई है, वो API है जेसन प्लेस होल्डर की, ठीक है। तो मैं ये काम किस तरीके से करता हूँ, मैं ना इस API को पकड़ लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट मैं इस तरीके से, ठीक है। और इस API को जाकर यहाँ पे बोल देता हूँ स्लैश यूज़र्स, ठीक है। ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। डॉट देन के अंदर हम बोल देते हैं रिस्पॉन्स, और यहीं से रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देते हैं जेसन के साथ, ठीक है। कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो जेसन में आ रहा है, उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। जहाँ देन लगाया है वहाँ कैच लगाना लाजमी है, ठीक है। तो कैच के अंदर हम एरर लगा लेते हैं, एरर पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक डॉट फाइनली करके भी कुछ बताया था मैंने। यार ये मेरी आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही, किसी का जो है ना माइक थोड़ा सा तंग कर रहा है यार, ठीक है। अब बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ना सिंपल काम कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं लोडिंग वगैरह की स्टेट्स बना लेता हूँ। लोडिंग सेट लोडिंग इज़ इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में रखता था ट्रू, ठीक है। जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो लोडिंग स्टेट ट्रू हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक और स्टेट बना देते यूज़र्स की, ठीक है। और उसके बाद एक और स्टेट हम कौन सी बनाते थे भाई, एरर की, सेट एरर, ठीक है। बेहतरीन है। अच्छा, अ, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि उसको एक्सेस नहीं मिला।
अच्छा, सारी स्टेट में ट्रू दे रहा है, नहीं ना, हम यहाँ पे जो है वो नल देते थे और एरर के अंदर हम फॉल्स देते थे। ठीक है, और हम इसको कैसे हैंडल करते थे कि अगर डेटा हमारे पास आ जाता था तो हम सेट यूज़र्स के अंदर डेटा रखवा देते थे। ठीक है, एरर आता था तो सेट एरर को हम क्या करवा देते थे, ट्रू करवा देते। ठीक है, और डॉट फाइनली क्या होता है कि डॉट देन चले कैच चले, आखिर में फाइनली लाजमी चलता है। तो हम यहाँ पे सेट लोडिंग के अंदर बोल देते थे फॉल्स। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए लोडिंग को आखिर में फॉल्स कर दो। ठीक है, H1 के अंदर हम बोल देते हैं भाई यूज़र्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं लोडिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप क्या शुरू करा दो भाई, आप यहाँ पे शो करा दो लोडिंग को इस तरीके से। ठीक है, एरर अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप बता दो क्या एरर है, वो भी बता सकते हैं। अक्सर हमें एरर मैसेज में मिल जाता है ना, तो अगर हम कंसोल करवाते हैं तो एरर मैसेज मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बोल देता हूँ भाई सिंपल एरर अकर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर यूज़र है, यूज़र्स अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब यूज़र्स पे लगा दो। क्या लगा दो भाई यूज़र्स पे, मैप फंक्शन लगा के उनको रेंडर करवाना है कौन हम बोलते हैं भाई यूज़र्स डॉट मैप। ठीक है, फॉर ईच लगा सकता हूँ यहाँ पे, सर रिटर्न नहीं होगा। फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, सही हो गया। मैं यहाँ पे पी के अंदर बोल देता हूँ आइटम मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चला के देख लेते हैं इसको, वैसे हमारे पास आ क्या रहा है अभी। ठीक है, हमारे पास आ रहा है आइटम डॉट नेम। ठीक है, आइटम डॉट नेम है हमारे पास, तो हम यहाँ पे बोलते हैं भाई आइटम डॉट नेम। ठीक है, और इसी पी को पकड़ के हम दे देते हैं की भी, जिसको हम बोलते हैं आइटम डॉट आईडी। ठीक है, सही है, तो सारे यूज़र्स मेरे पास आ गए, लोडिंग आ रहा है फिर यूज़र्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, किसी को इशू तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बताऊँ क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ना वही माउंट अनमाउंट वाला काम करता हूँ ना। तो या खैर मुझे बताओ, एपीआई कॉल करना आ गया, यूज़ इफेक्ट तो हमने वैसे भी लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, एपीआई कॉल करना आ गए भाई सबको। मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चों ने ना बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी एपीआई कॉल करने की भी ना। तो मैंने ना कई दफ़ा क्लास में आपको कहा था कि एपीआई कॉल कर जो है ना रिएक्ट के अंदर इस तरीके से करते हो, बेहतर प्रैक्टिस ये है मैं इस तरीके से कर रहा होता हूँ। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे ना टर्नरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई यूज़र अगर नल है तो लोडिंग शो करा दो, वरना जो है वो डेटा शो करा दो। ठीक है, फिर एल्स इफ में एरर भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ना ये तरीका साफ़ सुथरा लगता है थोड़ा सा ना, तो मैं इस तरीके से अक्सर काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो किसी का अगर इसमें क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, उसके बाद फिर हम मटेरियल यूआई की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कंपोनेंट लाइब्रेरी है हमारे पास। ठीक है, उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, बता दो भाई। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी भाई, स्टेट पढ़ लिया था, यूज इफेक्ट पढ़ लिया था, टेलमेंट पढ़ ली थी, उसके अलावा यही पढ़ा था भाई। सर यूज रैप भी पढ़ लिया था। यूज़ रैव भी पढ़ लिया था। ठीक है, और भाई फॉर्म से वैल्यूज़ लेना देख ली थी, टूडो ऐप बना ली थी। ठीक है, तो ये सारे काम भी हमने कर लिए थे। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, अब हम ना सीधा आते हैं मटेरियल यूआई पे। वैसे हमारा आज का टॉपिक ना मटेरियल यूआई है नहीं, हमने ना क्विज़ ऐप बनानी थी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि क्विज़ ऐप ना इंशाल्लाह हम कल की ऑन साइट क्लास में बनाएंगे। अच्छा, हमारे पास ना रिएक्ट के अंदर बड़ी सारी कंपोनेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं ना, तो जिनमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन कुछ यूआई लाइब्रेरीज हैं, जिनमें एक तो है मटेरियल यूआई। ठीक है, अच्छा मटेरियल यूआई ना ये गूगल बैक करता है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो चीज़ गूगल बैक कर रहा है वो कितनी ज़्यादा स्केलेबल होगी। ठीक है, तो मटेरियल यूआई ना बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है मटेरियल यूआई। ठीक है, तो मैं ना अक्सर ना कंपोनेंट लाइब्रेरी के ना कुछ सिनेरियोज बनाता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने तुम लोग को भी बताए होंगे ये सिनेरियोज ना। ठीक है, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो, रिएक्ट के अंदर ना बहुत कहानी आसान की हुई है मैंने। देखो, मार्केट में ना दो किस्म के यूज़ केसेस आजकल मुझे दिखते हैं ना। एक तो जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर 90 to 95% टेलमेंट सीएसएस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टेलमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, यूटिलिटी क्लासेस का मसला आसान हो जाता है, सीएसएस लिखना आसान हो जाती है। ठीक है, 90 to 95% ना टेलमेंट इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब जब आप टेलमेंट इस्तेमाल कर रहे हो ना, एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ही कंपोनेंट लाइब्रेरी डालोगे। इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलमेंट सीएसएस भी डालो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी डाल दो।
ठीक है। इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल यूआई भी डाल दो। ये बड़ी ही गंदी प्रैक्टिस है, और ये जो पूरी पूरी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं, ये भाई बहुत हैवी होती हैं साइज़ में ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने ना अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट लाइब्रेरी डालनी है, ठीक है। अब ना जब हम टेलविंड सीएसएस डाउनलोड करते हैं ना, तो टेलविंड सीएसएस के साथ हमें कोई कंपोनेंट मिलते नहीं है, जो मिलते हैं वो पेड होते हैं ना। तो टेलविंड सीएसएस जब भी हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो टेलविंड सीएसएस के अंदर बने बनाए कंपोनेंट्स के लिए पहले तो ये देख लेते हैं कंपोनेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे टेलविंड की मैं तुम्हें यहाँ मिसाल देता हूँ। टेलविंड के ऊपर एक जो है ना बड़ी एक अच्छी यूआई लाइब्रेरी है, डेजी यूआई, ठीक है। डेजी यूआई इसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, अभी टाइम बचा तो या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो है ना डेजी यूआई हमारे पास एक टेलमेंट पे बनी हुई कंपोनेंट लाइब्रेरी है। इसके जो कंपोनेंट्स है ना, वो ओवरऑल बने हुए ही टेलमेंट पे, ठीक है। यार ये लाइट कर दे थीम। इसके जो कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स बने हुए ही टेलमेंट की क्लासेस पे है ना। तो देखो, इसके कंपोनेंट्स कार्ड पे आ जाते हैं, हम देखते हैं मिसाल के तौर पे। देखो, बना बनाया कार्ड मिल गया। इसका कोड चाहिए, JSX पे जाओ, ये पूरे पूरे कार्ड का कोड मिल गया तुम्हें, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास बने बनाए जो भी चीज़ें हैं ना, सारी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है। तो हर कंपोनेंट लाइब्रेरी का ना अपने अपने बने बनाए कंपोनेंट्स है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ ड्रॉवर की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपन ड्रॉवर पे क्लिक करता हूँ, देखो साइड में से ड्रॉवर खुल गया, ठीक है। कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये ओपन ड्रॉवर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइड में से खुल गया, ठीक है। तो ये डेजी यूआई वालों ने ना काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें चेंज की हैं, ठीक है। मुझे ये बड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। टेलविंड के साथ एक हल्की फुल्की अगर कंपोनेंट लाइब्रेरी आपको चाहिए, तो आपको डेजी यूआई मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बने बनाए बटन्स, ठीक है, बने बनाए सारी चीज़ें बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह के कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ना बूटस्ट्रैप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इनका मोडाल देखते हैं, ठीक है। तो ओपन मोडाल पे क्लिक करता हूँ, देखो मोडाल खुल गया इस तरीके से, ठीक है। कोड चाहिए इसका, यहाँ पे जाओ, इसको पूरा कॉपी करो, बटन पे क्लिक करोगे, मोडाल खुल जाएगा, ठीक है। तो नहीं, हमारे पास बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। अब ना हमारे पास कंपोनेंट लाइब्रेरी सिर्फ एक दो नहीं है, यानी कि मटेरियल यूआई डेजी यूआई नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट लाइब्रेरी मार्केट में मौजूद है। अभी अगर हम टेलविंड के इकोसिस्टम की बात करें ना, तो हमारे पास, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है फ्लो बाइट ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है। देखो, टेलविंड CSS कंपोनेंट लाइब्रेरी, तो जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, टेलविंड CSS की कंपोनेंट लाइब्रेरी है, वो कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो अपने अंदर टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि इनके जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं ना, ये टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए बने गए, ठीक है। इसकी डॉक्स पे आ जाते हैं। डॉक्स पे आके जब हम यहाँ पे इसकी कंपोनेंट्स पे जाते हैं ना, ये देखो, इनकी यहाँ पे भी तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो, अलर्ट मिल गया, ठीक है। बटन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बने बनाए बटन ले, देख रहे हो इन्होंने यहाँ पे ना टेलविंड की क्लासेस का इस्तेमाल किया हुआ है, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कॉरासल मिल जाएगा, ठीक है। खुद चढ़ रहा है, ड्रॉवर मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आपको जो है यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। देख लो, पूरा कंटेंट के अंदर इन्होंने ये इस तरीके से स्केलेटन बोलते हैं इसको, जो ये नहीं लोडिंग के वक्त इस तरीके से पोस्ट बनी हुई आती है, तो स्केलेटन का यहाँ पे होगा कोई सीन ना। ये देखो, ये रहा स्केलेटन, ठीक है। तो ये देखो स्केलेटन, ये बता रहे हैं कैसे आ सकता है आपकी एप्लीकेशन में ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाली सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, अगर हम टेलविंड के इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो टेलविंड के इकोसिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है शेड CN ना। तो ये जो कंपोनेंट लाइब्रेरी है ना शेड CN, ये शेड CN ना आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है, क्या हो गया, एक लाइन पे क्यों नहीं आ रहा भाई ये, मुझे ऐसा लगता है कि जो शेड CN है ना, शेड CN ना आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इन डिमांडेड चल रही है ना। तो अभी तो हमने दो यूआई लाइब्रेरी देखी टेलविंड की ना। कौन कौन सी देखी भाई? हमने अभी देखा डेजी यूआई को, ठीक है। इंशाल्लाह डेजी यूआई हम लगा के भी देखेंगे। हमने देखा फ्लो बाइट को, ये बहुत आसान होती हैं यूआई लाइब्रेरीज लगाना। एक दफ़ा मैं आपको कोई सी भी लगाने बता दूंगा, तो आपको जो है ना ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक हमारे पास है शेड CN ना। तो मैं जैसे ही शेड CN पे जाता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये है बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी, और इस तरीके से ना ये है टेलविंड पे बनी हुई कंपोनेंट लाइब्रेरी ना। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी मस्त चीज़ है भाई। ये इसके अंदर कंपोनेंट्स आप इसके देखेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ की सपोर्ट हर चीज़, जैसे नेक्स्ट.js में भी यूज़ कर सकते हैं, वीट में भी यूज़ कर सकते हैं, लारावेल में भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट राउटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, टेन स्टैक, ये सब लाइब्रेरीज़ हैं छोटी मोटी, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपना ये शेड CN के कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको बताऊँ, शेड CN काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना आजकल। तो ये देखो, यहाँ पे आपको कैलेंडर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएंगी सारी चीज़ें आपको। देखो डेट पिकर,
ठीक है, क्लिक किया, ये देखो डेट पिकर आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सब आपके पास बना बनाया है, इसका कोड आपको चाहिए, आपको कोड मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेविगेशन मेन्यू पे जाते हैं हम, ये देखो नेविगेशन मेन्यू पूरे बने बनाए। ठीक है, पॉप ओवर पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखो पॉप ओवर खुल गया। ठीक है पूरा, तो आपको ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि आजकल ना शेड सी एन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, मशहूर भी ये ना एक बंदे ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाई थी ना, उस बंदे का नाम भी शेड सी एन है। ठीक है, तो उसने अपने इस्तेमाल के लिए बनाई थी, ओपन सोर्स है ये, इसको ओपन करके देखते हैं। बंदे ने ना अपने इस्तेमाल के लिए बनाई थी, शेड सी एन बंदा है। ठीक है, और इसने क्या हुआ, इसने अपने इस्तेमाल के लिए कंपोनेंट लाइब्रेरी इतनी मशहूर हो गई है कि अब इसने इसका नाम ही शेड सी एन रख दिया ना। तो ये टेलवेंट पे बनी हुई ओवरऑल एक कंपोनेंट लाइब्रेरी जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम अभी बात कर रहे थे रिएक्ट के टेलवेंट की इकोसिस्टम की। तो टेलवेंट की इकोसिस्टम के अंदर ना ये 3 कंपोनेंट लाइब्रेरी टॉप की हैं। ठीक है, ये दो तो खैर नहीं है इतनी, ये शेड सी एन आजकल भाई टॉप पे चल रही है। फ्लो बाइट काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ना मुझे स्केलेबल नहीं लगती फ्लो बाइट ना। और डेज़ी यूआई में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इसको। वरना आज से कोई 6-8 महीने पहले आप देखते ना डेज़ी यूआई को, जब मैंने इसको पहली दफ़ा एक्सप्लोर करी थी, तो मुझे इसके और बूटस्ट्रैप कंपोनेंट तकरीबन सेम लगते थे ना। थोड़े से मुझे जो है ना मतलब डेज़ी यूआई ये था कि ना थोड़ी सी हल्की थी, लगाने में आसान होता था, तो इस वजह से हम डेज़ी यूआई लगवाता था मैं। तो ये सीन है भाई। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर आप टेलबेंट सीएसएस का इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना, देखो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट लाइब्रेरी का देखो इस्तेमाल करना तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आज के दौर में ना कस्टम कंपोनेंट नहीं बनाता। मिसाल के तौर पे मैं अपनी कंपनी में, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैं नहीं चाहूँगा कि यार मेरा एक डेवलपर बैठ के जो है ना एक रिस्पॉन्सिव ऐप बार बनाए ना। ऑब्वियस सी बात है, बहुत फटीक हैं उसमें ना, वो पूरे एक एक चीज़ उसको स्टाइल करनी पड़ेगी, उसमें जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, उसमें सब चीज़ें करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी ये है वो नैव बार बनाने में कोई 2-3 लिखा आ जाए मेरा डेवलपर अगर जूनियर है तो। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक बंदा ना नैव बार बनाने में ही 2-3 दिन खा जाए मेरे ना। तो हमारे पास मार्केट में ईच एंड एवरी कंपोनेंट बना बनाया होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम कंपोनेंट लाइब्रेरी से जा जाके ही कंपोनेंट्स उठा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है भाई, काम हमारा आसान हो जाता है एक तरीके से। सही है, तो ये मैंने आपको ना टेलवेंट का सिनेरियो बताया कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में टेलवेंट सीएसएस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो टेलवेंट तो एक यूटिलिटी फ्रेमवर्क है सीएसएस का ना। तो टेलवेंट के साथ अगर आपको बने बनाए कंपोनेंट चाहिए, तो आपको ये 2-3 मिल जाए। और भी हैं, आप लिखोगे ना यहाँ पे टेलवेंट कंपोनेंट लाइब्रेरी, टेलवेंट सीएसएस कंपोनेंट्स लाइब्रेरी, इस तरीके से आप सर्च करोगे आपको और भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो फ्लेन यूआई एक आया। ठीक है, मटेरियल टेलवेंट आया एक। ठीक है, प्री लाइन यूआई आया। ठीक है, और ये टेल बिट्स आया। ठीक है, देखो कितनी सारी हमारे पास आ गई ना। तो ये इनके आप सबके अपने कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं ना, देखो मार्केट में तो बहुत सारी कंपोनेंट लाइब्रेरी मिल जाती है। ठीक है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जो भी बंदा किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे काम कर रहा होता है ना, तो जब भी वो टैग डिसाइड होता है ना कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है उसने, तो वो दो चीज़ें देखता है। वो चीज़ देखता है कि यार वो स्केलेबिलिटी है उस चीज़ की या नहीं है, या उस चीज़ की कम्युनिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये कि लॉन्ग रन पे ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी कोड लिख रहा हूँ मटेरियल टेलवेंट का, बाद में जाके कोई कोड चेंज करे तो मेरी एप्लीकेशन ही मर जाए। ठीक है, वैसे तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी आपके पास ये लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, सब मेंटेन कर रही होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन कम्युनिटी का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि कोई इशू आए तो एटलीस्ट उस कम्युनिटी को देख के तो हम कर सकें। मुझे मटेरियल टेलवेंट भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स देखने के लिए हम आ जाते हैं डॉक्स पे, और देखो यहाँ पे भी आपको नहीं सब बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, ओपन डायलॉग पे क्लिक करते हैं, देखो डायलॉग खुल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्री लाइन यूआई है एक। ठीक है, ये भी मुझे बिल्कुल उसकी तरह लग रही है, डेज़ी यूआई की तरह ना। तो ओपन सोर्स है ये भी, और टेलवेंट सीएसएस के साथ जो है ना वो, ये देखो यहाँ पे टॉगल पासवर्ड वगैरह के भी दिए हुए कंपोनेंट होता है ना। अक्सर शो पे यूँ दिखता है और फिर अनशो कर देते हैं हम दोबारा, इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, शो पासवर्ड क्लिक करते हैं, पासवर्ड दिख रहा है। ठीक है, उसको HTML ले जाते हैं, ये इस तरीके से इन्होंने इसका काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक इन्होंने यहाँ पे दी है टेल बिट्स के नाम से ना। तो इसके भी कोई बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो बनी बनाई जो है ना वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं इसके पास ना। सेक्शन पे जाते हैं, देखो बना बनाया सेक्शन है, क्लिक करते हैं इसको, कॉपी टू क्लिक बोर्ड। ठीक है, ओपन टेलवेंट एंड पेस्ट। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग को एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, टेलवेंट का ना एक प्ले भी आता है, टेलवेंट प्ले डॉट टेलवेंट CSS। ठीक है, तो ये प्ले टेलवेंट में जाता हूँ मैं।
ठीक है, ये देखो ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जाकर तुम बड़े अच्छे तरीके से ना ये टेलमेंट की अगर मतलब प्रोजेक्ट नहीं बनाना सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड की तरह चलता है ना। ये देखो H1 मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, देखो साथ साथ ही जो है ना ये मुझे चेंजेस भी ला के देगा यहाँ पे। ठीक है, आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे ना टेलमेंट की सारी यूटिलिटी क्लासेस भी चलेंगी, जैसे मैं बोलता हूँ टैग सेंटर। ठीक है, टैग सेंटर हो गया, मार्जिन टॉप से दे देते हैं 5। ठीक है, पीजी दे देते हैं रेड। ठीक है, टैग्स दे देते हैं वाइट। ठीक है, पीजी रेड कौन सा देना है, देखो सजेशन भी आ रही है मेरे पास क्लासेस की ना। तो ये टेलमेंट प्ले बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती थी, मैंने सोचा आपको बताऊँ मैं। ठीक है, पीजी रेड है ना, काफ़ी हल्का दे दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो किस तरीके से टेलमेंट, उन्होंने बोला एक कोड छाप दो पूरा। ठीक है, मुझे ना इसने बोला था, इसने ना बोला ये अगर ये आपको चाहिए ना कोड छाप दो। मैं कोड छापा, देख रहे हो पूरा मेरे पास ये सीन बना हुआ आ गया, ये देखो इसने पूरा कोड एज इट इज़ मुझे उठा के दे दिया। ठीक है, और पूरा ऊपर का देख रहे हो हीरो सेक्शन बना हुआ आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से देखो इतने सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, बने बनाए टेलमेंट के ऊपर यूआई बनी हुई है। ठीक है, जैसे इसको मैं बोलता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर इसको एज इट इज़ पेस्ट किया। ये मैं खुद पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ ना, मुझे अच्छी लगी ये चीज़। देखो कितनी अच्छी तरीके से यूआई बनी हुई आ गई पूरी। ठीक है, तो आपको जो है ना वो किसी भी किस्म की चीज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक ये है आपने कौन कौन सी बताई है, फ्लोबिट, शेडसीएन? यार, ये इधर लिखा हुआ है ना देखो, डेजी यूआई फ्लो बिट और शेड सीएन, बाकी ये सब तो मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ। अच्छा देखो ब्लॉक साइड बार बने हुए, फुटर बने हुए, बने बनाए टेलमेंट पे। ठीक है, जैसे ये फुटर चाहिए भाई, ये फुटर है। ठीक है, बहुत सारे फुटर्स हैं, जैसे ये वाला फुटर समझ आ रहा है मुझे। यूज़ करेंगे, क्या? हम अभी कौन सी यूज़ करेंगे? हम अभी यूज़ करेंगे मटेरियल यूआई, लेकिन भाई शेडसीएन चीज़ यूज़ करेंगे? शेड सीएन भी करेंगे इंशाल्लाह। शेड सीएन को जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, ये चीज़ ऐसी है जो तुम खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं कैसे भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव भी मिल रहा है, देख रहे हो नहीं देख रहे? ठीक है, बनी बनाई तुम्हारे पास पूरी चीज़ें मिल रही हैं और बड़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ लगी यार मुझे, tailbits.com ना। यहाँ पे देखो हेडर वगैरह सब दे रहे हैं। ठीक है, हेडर यानी नैव बार ना, तो ये नैव बार भी मुझे उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्सिव नैव बार होगा। जैसे हम इसको जो है ना, ये प्रो है, ये प्रो में आ रहा है सब चीज़ें ना। तो देख रहे हो कितनी बनी बनाई हमारे पास, यहाँ पे मोडाल है यहाँ पे। ठीक है, तो खैर डैशबोर्ड पेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो $80 मांग रहा है इस चीज़ के ना, प्रो के। तो खैर टेलमेंट प्ले जो है ना, आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, बड़ी मज़े की चीज़ है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना बड़ा मज़ा आता है टेलमेंट प्ले के साथ खेलने में। खैर लीव करते हैं इन सब चीज़ों को, हम बंद करते हैं हम एक एक करके। ठीक है, और हम दोबारा से आ जाते हैं अपने एक्सली पे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ना कॉम्बिनेशंस बनाए हुए ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जो है ना अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में टेलमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं टेलमेंट के साथ किसी भी टेलमेंट की एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को इस्तेमाल करूँगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कंपोनेंट लाइब्रेरी एक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कर सकते आप जो है ना वो डेजी यूआई भी यूज़ करो, आप शेड सीएन भी यूज़ करो। अगर आप शेड सीएन यूज़ करो तो फिर आप ओवरऑल शेड सीएन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये जो है ना आपने लाजमी तौर पे देखना है। अच्छा, एक और कंपोनेंट लाइब्रेरी मार्केट में बड़ी मशहूर है, वो है आर्न डिज़ाइन ना। तो आर्न डिज़ाइन आज से 1-2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, ये मटेरियल यूआई का कॉम्पिटिटर कहते थे इसको। ये ना आर्न डिज़ाइन ना ओवरऑल चाइना का माल है ना, तो ये है चाइना वालों की। ठीक है, तो इसमें आपको चाइनीज़ भी अक्सर लिखी हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये इनके अपने बने बनाए कंपोनेंट्स हैं ना, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपोनेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो यही सीन है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर आप टेलमेंट सीएसएस का इस्तेमाल करो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप मटेरियल यूआई का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ठीक है, या अगर आप बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करो, मिसाल के तौर पर आपको बूट स्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस की जो है ना अच्छी तरीके से आदत है, तो मटेरियल यूआई की ना बूट स्ट्रैप के साथ अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, मटेरियल यूआई की बूट स्ट्रैप के साथ अच्छी सपोर्ट है। तो जब आप मटेरियल यूआई डाउनलोड कर रहे हो ना, तो अगर मटेरियल यूआई के साथ आप टेलमेंट सीएसएस को डाउनलोड करोगे ना, तो मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स ही ख़राब हो जाएंगे ना। तो मटेरियल यूआई की बूट स्ट्रैप के साथ अच्छी सपोर्ट है। जब आप मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप मटेरियल यूआई के साथ बूट स्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आर्न डिज़ाइन है ना आपकी, ये आर्न डिज़ाइन किसी भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती ना किसी भी यूटिलिटी फ्रेमवर्क को ना। तो आर्न डिज़ाइन अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको आर्न डिज़ाइन की कस्टम स्टाइलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद देखनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, एक और यूआई लाइब्रेरी है चाकरा यूआई। ठीक है ये चाकरा यूआई। ये ठीक, इंडियन है, क्या कह रहे हो? ये इंडियन लाइब्रेरी है। नहीं, इंडियन इंडियन नहीं है मेरे ख्याल से, ये कहीं और की है।
तो देखो हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे चाकरा यूआई भी आ गया, इनका प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लेक वगैरह ये सब चीज़ें बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, स्पिनर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चाकरा यूआई भी एक वक्त में यूज़ होती थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ना एक बड़ा अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया है कंपोनेंट लाइब्रेरी के रिलेटेड। और कंक्लूजन इस बात का ये रहा कि एक ही कंपोनेंट लाइब्रेरी डाउनलोड होगी। अगर आप मटेरियल यूआई डाउनलोड करो तो आप आर्ट डिज़ाइन डाउनलोड नहीं करोगे। ठीक है, एक ही यूआई लाइब्रेरी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको आर्ट डिज़ाइन का बटन पसंद है, मटेरियल यूआई का फॉर्म पसंद है तो आप दोनों डाउनलोड कर लो। ऐसा नहीं होगा। हम कोई भी एक कंपोनेंट लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे, मटेरियल यूआई के साथ बूटस्ट्रैप को लगाएंगे। ठीक है, और टेलविंड सीएसएस के साथ दो तीन बता दी मैंने आपको। और आर्ट डिज़ाइन जो है ना बूटस्ट्रैप सपोर्ट करती है ना टेलविंड सपोर्ट करती है अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये बनता है सर ये आपने तीन चार बता दी ना, तो उनमें से कौन सी यूज़ करें हम। ठीक है, तो सवाल बनता है ना भाई ये कि सर हम टेलविंड यूज़ करें या मटेरियल यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे। और ये सब चीज़ें ना आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो आपका जो लीड होता है यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या जो भी होता है, तो ये ना सब वो चीज़ आपको खुद बताएंगे ना। ठीक है, कि ये आपने किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है। अक्सर कंपनी में जो है ना बॉयलर प्लेट कोड बना हुआ होता है ना। तो बॉयलर प्लेट कोड मतलब कि जो है ना पहले से कंपोनेंट्स वगैरह सब कंपनी ने जो है ना वो बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है, उबैद जिंदा है? उबैद, उबैद बेटा मौजूद हो? नहीं, उबैद मौजूद नहीं है। तो उबैद होता ना तो वो भी तुम्हें थोड़ा सा बताता। उबैद, जी सर। अच्छा उबैद एक्सपर्टीज यूनिवर्सिटी के अकाउंट से आया हुआ है। अच्छा उबैद थोड़ा सा बताओ ना यार कि बच्चों को कि कंपनीज में किस तरीके से जो है ना वो यूआई लाइब्रेरी मैनेज हो रही होती है। लाइक अगर तुम किसी जगह जॉब पे गए हुए हो तो बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ होता है पहले से, और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो किस तरीके से तुम लोग को बताता है कि तुम लोगों ने जो है किस कंपोनेंट लाइब्रेरी में काम करना है और प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। थोड़ा सा गाइड करो कि क्या क्या टर्म्स मिलती हैं उसकी तरफ से बच्चों को। अच्छा, ज़्यादातर तो सर प्रोजेक्ट में ना एक ही लाइब्रेरी यूज़ हुई होती है। अच्छा, कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है, और ये चीज़ पहले डिसीजन लिया हुआ था कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, डिपेंड ऑन कंपनी स्पेसिफिक। और होता ये है कि जो डिज़ाइनर जब डिज़ाइन बना रहा होता है तो वो उसको देख के बनाता है कि हमने डेवलपर ने ये लाइब्रेरी यूज़ अच्छा की है। यहाँ पे ना, ठीक है। हाँ, उबैद मैं तुम्हें काटूंगा बीच बीच में से। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ना अक्सर बताऊँ क्या होता है कि जो भी डिज़ाइन बन रहा होता है ना, ये जो उबैद ने एक बात की यहाँ पे कि डिज़ाइन जो डिज़ाइनर बना रहा होता है, उबैद यहाँ पे बात कर रहे हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन की ना। यूआई यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है कि वेबसाइट का डिज़ाइन ना पहले से डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो जाके यूआई जो है ना वो खुद अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग पहले से डिज़ाइन हुई होती है ना। तो वो डिज़ाइन कहाँ पे होती है, दो एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है फिग्मा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आपके पास ना जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है ना वो पहले से वेबसाइट को डिज़ाइन करके रखता है ना। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है ना फिग्मा का डिज़ाइन बना हुआ होता है जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बनी हुई होती है। तो जो डिज़ाइनर होता है ना फिग्मा का, हम उसको बता देते हैं कि भाई हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ना ये यूआई लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो जैसे मैं एक फिग्मा डिज़ाइन खोल रहा हूँ, देखो ये एक फिग्मा डिज़ाइन बना हुआ है ना। देखो यहाँ पे किस तरीके से फिग्मा डिज़ाइन के फ्लोज बने हुए होते हैं। ये तो खैर हमने जुगाड़ी काम किया हुआ है कि मैंने डिज़ाइनर को बोला था एक ही उसको पे रख के जो है ना अलग अलग फ्लोज बना देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। देख लो बनी बनाई यहाँ पर स्क्रीन सारी बनी हुई है। ठीक है, ये देखो मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन है। ठीक है, ये ऐप डिज़ाइन है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेब डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास डिज़ाइनर्स जो है ना वो सारी चीज़ें बना बना के रखते हैं। देखो इसने पूरा प्रीमियम यूज़र का फ़्लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन है ना। तो आप जब भी किसी कंपनी में जाओगे ना आपको बना बनाया डिज़ाइन मिलेगा ना। ठीक है, और जो भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है, देखो हर प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होता है। सही है, तो तुम ना होता क्या है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके अंडर बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं ना। तो जो भी ये टैग स्टैक वगैरह डिसाइड करना होता है ना, या तो कोई आपकी कंपनी में सीनियर डेवलपर होगा वो डिसाइड करेगा, या तो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा। अक्सर और बेशतर मकामात पे ये होता है कि क्लाइंट आपको खुद ही बता देता है कि आपने ये वाली कंपोनेंट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लाइंट है, उसने बोला भाई मुझे शेट सी एन का इस्तेमाल करना है, अगर टेक्निकल क्लाइंट है ना तो वो कहेगा भाई शेट सी एन का इस्तेमाल करना है। ये अक्सर वो बेशतर तब होता है जो हमारे पास अपवर्क पे जॉब्स आ रही है ना आजकल, वो सारी एजेंसी बेस्ड होती है ना। तो वो एजेंसीज ही अपना काम आउटसोर्स कर रही होती हैं। तो अपवर्क पे अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं कि भाईजान कि वो सारे टेक्निकल लोग होते हैं तो वो आपको ना टैग स्टैक पहले से बता के रखते हैं कि भाई आपने इस टैग स्टैक पे ये कंपोनेंट लाइब्रेरी वगैरह पे काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा होता है। यार हमारी ना मीटिंग भी बंद होने वाली है ना, मतलब एंड होने वाली है। मुफ्ते वाला गूगल मीट है मेरे पास, तो 1 घंटे में जो कि ना बंद जाता है। ठीक है, तो उबैद यार कंटिन्यू करो। अच्छा, तो हम लोग जो डिज़ाइन में
अच्छा, उबैद ने ये बात की ना कस्टम कंपोनेंट्स की। होता क्या है कि कुछ डेवलपर्स होते हैं, जैसे मैं एक बंदे को जानता था, तो उसने क्या किया हुआ था, उसने ना अपने कंपोनेंट्स बनाए हुए थे। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई ना, शेड सी एन जो है वो उसने अपने लिए कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाई थी, वो मशहूर हो गई। तो उस बंदे ने क्या किया हुआ था, उस बंदे ने अपने कंपोनेंट बताए हुए थे। यार ये कौन मैसेज कर रहा है यार? आप, मेरे पास ना इनकी रिक्वेस्ट आ नहीं रही है यार, आप इनका मुझे ईमेल दो। एक्सपर्ट इज रिसेप्शन मैसेज कर रहे हैं मुझे। ठीक है सर, उबैद, ईमेल करो। तुम मैसेज कर रहे हो मुझे? मैंने डाला मैसेज। सुदैश शौकत तो नहीं है ये? सर पता नहीं, नाम नहीं बताया इसने शायद। यस सर, सुदेश है। इसको मैंने ना इनवाइट किया है। अब वैसे तो ये मीटिंग ख़त्म ही होने वाली है अब। मेरे ख्याल से ये आउटलुक से ज्वाइन कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे नहीं आ रही, वहाँ पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही मेरे पास इसकी ना। खैर, ठीक है, चल, मैंने इसको ईमेल की उबैद। अच्छा, तो मैं आपको ना ये बता रहा था कि कुछ जो वो होते हैं ना, डेवलपर्स होते हैं, उन्होंने ना अपनी ही जो है ना वो कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं ना। तो अपने उन्होंने कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं, कस्टम बनाए हुए होते हैं कॉम्पोनेंट। मिसाल के तौर पे जो है ना, वो मैंने इस तरीके का डैशबोर्ड बनाया हुआ है, अपना कस्टम बनाया हुआ है ना, बिल्कुल अपनी कस्टम क्लासेस लिख के बनाया हुआ है। तो फिर क्या करता हूँ मैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना आपके सामने, तो यार वो बिल्कुल ऐसी है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आपको बताएगा कि आपने कौन सी कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ करनी है। आपको बना बनाया फिग्मा का डिज़ाइन मिलेगा, जिसके अंदर उन्हीं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ होगा जो कंपोनेंट लाइब्रेरी आपको बताई गई है। ठीक है, और आप उसको यूज़ करते हुए धड़ाधड़ यूआई बनाओगे। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे यूआई पे ना, सब चीज़ें आपको बनी बनाई मिलेंगी। हाँ, लॉजिक बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सीएसएस लिख रहे हो कंपोनेंट्स पे। ठीक है, ज़्यादा काम आपने जो है ना वो लॉजिक बिल्डिंग पे करना होता है। स्टेट्स बना ली, बटन के क्लिक पे ये करवा दिया, हाइड करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, एपीआई कॉल करवा दी, डेटा भिजवा दिया। ज़्यादातर आप काम ये कर रहे होगे। ठीक है, तो मैंने ना आपको एक बड़ा अच्छा सा ओवरव्यू दे दिया। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वाली बात मेरी समझ आई होगी। सर एक क्वेश्चन है। करो करो, क्वेश्चन करो। सर हम फिग्मा के जैसे डिज़ाइन रैप कर लेते हैं उसको, मतलब डिज़ाइन मतलब एआई के जैसे बना सकते हैं। एआई के ज़रिए से यार, ये एआई के ज़रिए वाली जो बात है ना, ये बात हम इंशाल्लाह जो है ना किसी और दिन करेंगे। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ का ना जवाब देना नहीं चाह रहा ना, तो हम इंशाल्लाह कल करेंगे बच्चों के सामने। ठीक है, तो कल ये सवाल याद रखना तुम, तो फिर एआई के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, थोड़ी सी जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई? आया भाई, सुदैश शौकत आ गया भाई। भाई सुदैश, माइक खोलो अपना। सुदैश आया, सुदैश चला गया। सही है, चलो। अबे भाई तुम कहाँ थे यार? भाई तुम्हारी तुम्हारी अभी हमारी अभी अभी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास ना, अभी रिक्वेस्ट आई है, मैंने एक्सेप्ट कर ली फ़ौरन। नहीं कर। हाँ ना, मेल वाले लिंक पे क्यों कर रहे थे? भाई मेल वाला लिंक जो है ना वो मैंने वो कर दिया था, काट दिया था। मैंने नहीं, उस पर नहीं होगी क्लास, अपने अपने लिंक दूंगा मैं। ठीक। भाई तो तुम थोड़ा सा देख लेते ना। चलो। अच्छा यार, अब मेरी ये ना मीटिंग एंड हो रही है यार। ठीक है, 7 मिनट में एंड हो रही है मीटिंग। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो, मैं एक नई मीटिंग का लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग जो है ना उस मीट पे आ जाइएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियोस मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी ना हम टेलमेंट सी एस एस के साथ डेजी यूआई और शेड सी को इंशाल्लाह एंड में लगा के देखेंगे, आज ही या कल के दिन लगा के देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी ना मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, मटेरियल यूआई जो कंपोनेंट लाइब्रेरी ना, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपको भी बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी अगर टैग स्टैक हम पकड़ रहे होते हैं ना, स्केलेबिलिटी बहुत मैटर करती है ना। स्केलेबिलिटी क्या होता है, क्या होता है ये तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है, कि लॉन्ग रन पे जो है वो कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं हो रहे, कोड इधर उधर तो नहीं हो रहा। ठीक है, और वर्जन अपडेट्स का मसले तो नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें ना। तो मैं मटेरियल यूआई के पास आता हूँ। अच्छा, स्केलेबिलिटी जो एक टर्म है ना, ये इसकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी है।
तो इसको भी हम इंशाल्लाह जो है वो मैं नहीं चाह रहा कि मैं ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करूँ, ये भी हम किसी दिन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं मटेरियल यूआई पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन पे आता हूँ कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मटेरियल यूआई किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ, ये बोल रहा है भाई कमांड कॉपी करो चला दो। मैं गया अपने प्रोजेक्ट पे, मैंने जो है अपना सबसे पहले सर्वर बंद किया। सर्वर बंद करने के बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से कमांड एज इट इज़ पेस्ट कर दी। ठीक है यार, वो शोर वाला बंदा कौन है? माइक खोलो ना, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, शोर नहीं आ रहा पीछे से तो। हाँ सही है, आवाज़ आ रही है। अब आ रही है, आवाज़ आ रही है, हाँ सही है, मुझे लगा मीटिंग बंद कर लो बातें। है। तुमसे करूँ बातें मैं? चलो क्या बात करनी है तुम्हें बताओ। आप बताएं, आपको लग रहा है आप अकेले हो बात कर रहे हाँ यार, मुझे ऑनलाइन क्लास में ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सर, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे ये कमांड कॉपी करके चला दी, फिर विद स्टाइल कंपोनेंट वाली कमांड मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। और यहाँ से जाके भी यार मेरा पता नहीं क्यों ये इंटरनेट एनपीएम में मर रहा है, क्या सीन है? इंटरनेट कभी सही चलता है। चलो अच्छा, तो अच्छा मुझे बताओ, जब तक मटेरियल यूआई डाउनलोड हो रही है किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई यहाँ तक? हैं। हम लोग नहीं भाई। डिफ़ॉल्ट से स्टाइल कंपोनेंट्स को भी क्यों इंस्टॉल करें? डिफ़ॉल्ट से नहीं है। नहीं, ये अलग अलग करके दे रहे हैं ना, तो बोल रहा है एक एक करके डाउनलोड कर लो डिपेंडेंसीज। उसके बाद देखो ये फ़ॉन्ट के लिए अलग दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कह रहा है, अच्छा कह रहा है अपने फ़ॉन्ट लगाने तो यहाँ इस तरीके से लगा दो लिंक के अंदर गूगल फ़ॉन्ट पे जाके। ठीक है, आइकन्स अलग दे रहा है। मटेरियल यूआई के ना आइकन्स भी अपने बड़े अच्छे हैं ना वो। कह रहे हैं कि अगर आपने तो आइक तो सर हम लोगों को बारी बारी सारी चीज़ें, अगर एक स्पेसिफिक चीज़ को इस्तेमाल करना है तो हमें बारी बारी वो चीज़ करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी भाई पड़ेगी। जब प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो एक प्रोजेक्ट जब बना, जैसे अभी मैं मटेरियल यूआई डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने ये इमोशनल रिएक्ट स्टाइल बना लिया, मैं कंपोनेंट यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा, मैं जाके एज इट इज़ को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जाके ना मैं रोबोटो फॉन्ट तो नहीं, चलो रोबोटो फॉन्ट भी कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, सर कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे? यार रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, वो भी अगर उबैद भाई इजाज़त दें तो। उबैद भाई की इजाज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। उबैद भाई इजाज़त है? सर मैंने सुना नहीं, दोबारा बताएं। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा दें और रिडक्स टूल किट पढ़ा दें, तो मैंने बोला दोनों में से एक चीज़ पढ़ाएंगे, वो भी तब जब उबैद भाई इजाज़त देंगे। सर रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे ना यार, वो ज़्यादा यूज़ होती है। यस सर, वही पढ़ेंगे। ठीक है, सर टूल किट पढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ टूल किट ही पढ़ाएंगे, हर दफ़ा टूल किट ही पढ़ाते हैं हम। कॉन्टैक्ट सीपीआई मैंने खुद ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा पढ़ाई है बस। सैलानी में, वो भी बच्चे ज़िद कर रहे थे, लेकिन जो है ना यार कॉन्टैक्ट सीपीआई मैं खुद भूला हुआ हूँ, अभी मजाक नहीं कर रहा। तो रिवाइज कर लेना एक बार। मैं रिवाइज़ कर लूँ कॉन्टैक्ट सीपीआई? तो मुझे यूज़ थोड़ी करनी है कहीं पे यार, मैं क्यों रिवाइज़ करूँ यार? वह यार ये बच्चे देखो यार फरमाइशी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं यार। अच्छा यार ये देखो ये मैंने ना आइकन्स भी डाउनलोड कर लिया ना, मैं बता रहा था तुम लोगों के मटेरियल यूआई के ना अपने आइकन्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने आइकन्स भी डाउनलोड। अच्छा हमारा मीट जो है ना वो ख़त्म होने वाली है भाई। ठीक है, तो इस मीट को तमाम बच्चे जो है ना वो लेफ़्ट कर दें। ठीक है, और एक नई मीट का लिंक भेज रहा हूँ, वो तमाम बच्चे वहाँ ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, तमाम बच्चे लेफ़्ट करेंगे मीट को। अभी हमें पता चलेगा कितने बच्चे सो रहे हैं ना, वो मीट खुली होगी उनकी, उनको पता ही नहीं होगा।
चलो यार जल्दी जल्दी से आ जाओ। चलो यार 1 मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा मैं ना मटेरियल यूआई इंस्टॉल कर रहा था। मैं इंस्टॉलेशन पे आके सबसे पहले डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन की थी मैंने, फिर स्टाइल कंपोनेंट के साथ इंस्टॉल की थी, फिर ये रोबोटो फॉन्ट किया था अलग से, और फिर मैंने ना ये आइकन वाली कमांड चलाई। तो मैंने ओवरऑल 4 कमांड्स चलाई थी, और यहाँ पे जो है मैंने 4 कमांड चलाने के बाद जो है वो जैद मोहम्मद क्या हुआ बेटा, मोहम्मद जैद मोहम्मद अशरफ हैंड रेज़ किया हुआ था आपने? क्या इशू आ रहा है भाई? क्या इशू आ रहा है वैसे बड़ी बता दो। सर वो लोग हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना सेक्शंस बने होते हैं और सेक्शंस के डिफरेंट साइड्स पे इमेजेस। तो वो साइज़ के हिसाब से इमेजेस लगाओगे ना, यूआई थोड़ी बताऊंगा मैं यहाँ बनाना अब तुम्हें। यूआई में रिकमेंड फॉर यूजर वाला जो है ना सेक्शन। वो नहीं बन रहा बेटा, बनेगा, कोशिश कर लो। सही है, यूआई में कैसे बताऊँ कैसे बनाओगे तुम यार। अच्छा एक ट्रिक ये होती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हो ना कस्टम, जैसे तुम नून बना रहे हो, नून का तुमने नेफ बार बनाया ना, तो नेफ बार जब तक रिस्पॉन्सिव नहीं होगा सेकंड कंपोनेंट में नहीं जाओगे तुम। ठीक है, तो इसी तरीके से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनेगा। हर कंपोनेंट को रिस्पॉन्सिव करोगे, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाओगे, फिर उसको रिस्पॉन्सिव करोगे, फिर उस कंपोनेंट पे जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया करो, हो जाती है आसानी से रिस्पॉन्सिव भी। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा आ जाते हैं भाई यहाँ पे दोबारा से। अच्छा मैंने ना ये मटेरियल यूआई की 4 कमांड्स चला ली थी। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कौन कौन सी कमांड चलाई है मैंने। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे मैंने ये वाली कमांड चलाई थी, फिर स्टाइल कंपोनेंट में ये वाली कमांड चलाई, फिर रोबोटो फॉन्ट वाली कमांड चलाई, और फिर मैंने ये आइकन वाली कमांड चलाई। आइकन मैंने आपको बताया था मटेरियल यूआई के ना अपने। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैं वही डेव वाली स्क्रिप्ट चलाता हूँ, npm run dev। ठीक है, डेव वाली स्क्रिप्ट चलाई मैंने। अबे मैंने ना मीटिंग वाले लिंक को ही रीलोड कर दिया था, सब्र करो। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं। सही है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। सही हो गया। अच्छा अब ना मैंने मटेरियल यूआई डाउनलोड कर लिया ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ही दोनों चीज़ें हटाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ h1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप मटेरियल यूआई इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना, सिर्फ मटेरियल यूआई की बात कर रहा हूँ, जब आप मटेरियल यूआई इस्तेमाल करें तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हर एक कंपोनेंट मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करना है। मेरी इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में मटेरियल यूआई इस्तेमाल कर ली, तो आप क्या करेंगे भाई, आप ना ये जो आपने h1 लिखा है ना, ये आप h1 भी ऐसे लिखेंगे, टाइपोग्राफी मटेरियल यूआई का एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसको मुझे उम्मीद है कि यहाँ सजेशन आएगी मेरे पास।
ठीक है, ये इतने लोडिंग क्यों ले रहा है भाई ये? ठीक है, टाइपोग्राफी करके मेरे पास ना एक कंपोनेंट है। ठीक है, रिलोड कर लें स्क्रीन को, रिलोड, रिलोड विंडो। ठीक है, npm run dev। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे लगा के देखते हैं टाइपोग्राफी को। मैं आपको ये बता रहा था, टाइपोग्राफी, यार ये मेरे पास सजेशन क्यों नहीं आ रही यार। ठीक है, इसको इंपोर्ट हम डायरेक्टली कर लेते हैं, इंपोर्ट टाइपोग्राफी फ्रॉम मटेरियल यूआई। ठीक है, और टाइपोग्राफी के अंदर जाके मैं दोबारा से हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे सर्च करते हैं टाइपोग्राफी के बारे में। अच्छा, रिएक्ट मटेरियल यूआई कहता है कि आपने जो है ना, अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है ना, तो मटेरियल यूआई का अपना एक कंपोनेंट है टाइपोग्राफी का ना। ये देख रहे हो, टाइपोग्राफी जैसे ही मैंने लिखा तो ये देखो टाइपोग्राफी पे फॉन्ट चेंज हुआ हुआ आ गया। ठीक है, तो टाइपो जितना भी अब आप टेक्स्ट लिखोगे ना, वो सारा टाइपोग्राफी के अंदर लिखोगे। और इस टाइपोग्राफी के कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक प्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएंट। वेरिएंट के अंदर आप बता सकते हो आपको H1 चाहिए, कुछ भी चाहिए। जी बोलें। यार माइक किसका चल रहा है, बंद कर दो यार। अलियान आपका माइक चल रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, हाँ यार सुकून मिला यार, ऐसा शोर आ रहा था। अच्छा, तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जब आप मटेरियल यूआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मटेरियल यूआई कहता है कि भाई आपने ना JSX के जो अपने कंपोनेंट्स हैं ना, चाहे लाइक H1 हो गया, ये हो गया, वो भी इस्तेमाल नहीं करो। आप ना मेरे ओवरऑल मेरे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करो। तो मटेरियल यूआई कहता है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है ना, तो उसके लिए मेरा अपना एक कंपोनेंट है टाइपोग्राफी का ना, उसके अंदर वेरिएंट का एक प्रॉप दोगे आप, उसके अंदर आपको मिसाल के तौर पर H5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास H5 आ गया। ठीक है, मटेरियल यूआई बोलता है भाई आप इस तरीके से टेक्स्ट को लिखोगे। इसी तरीके से हम अक्सर डिफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो मटेरियल यूआई बोलता है डिफ की जगह आप यहाँ पे इस्तेमाल करो, इनका एक कंपोनेंट है बॉक्स का। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई डिफ की जगह ना आप यहाँ पे बॉक्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये जो बॉक्स का कंपोनेंट है सर ये बिल्कुल बॉक्स डिफ। वाली बात समझ में नहीं आई। भाई ये जो मटेरियल यूआई, बात क्लियर नहीं हुई क्योंकि हम तो इस्तेमाल कर रहे थे H1। हाँ, लेकिन जब आप मटेरियल यूआई इस्तेमाल कर रहे हो ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मटेरियल यूआई कहता है कि आप JSX के कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल ना करो, आप मेरे अपने कंपोनेंट्स इस्तेमाल करो ओवरऑल। तो मटेरियल यूआई कहता है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है ना, चाहे वो H1 हो, H5 हो, H6 हो, पैराग्राफ हो, वो आप मेरे कंपोनेंट, मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ है टाइपोग्राफी का, आप उसके अंदर लिखो। इसी तरीके से मटेरियल यूआई कह रहा है कि अगर आपने डिफ का इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो बॉक्स का। ठीक है, बॉक्स का इस्तेमाल करो यहाँ पे, और बॉक्स के अंदर जो है ना, अच्छा एक और मजे की चीज़, नॉर्मल JSX के अंदर स्टाइलिंग के लिए हम इस तरीके से स्टाइल का प्रॉप दे देते ना, तो मटेरियल यूआई यहाँ पे बोलता है कि आप SX का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो भाई? SX का। ये SX जो है ना, ये बिल्कुल आपकी स्टाइल के प्रॉप की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये SX जो है ये आपका बिल्कुल स्टाइल के प्रॉप की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इसको हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसको हम कलर, ठीक है, तो हम इसको चला के देख लेते हैं। देखो ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। समझ आ रही है बेटा सबको? ठीक है, तो मटेरियल यूआई के अंदर अभी मैंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं। मैंने बताया बॉक्स, मैंने बताया टाइपोग्राफी, और बॉक्स के अंदर जो है ना मैंने ये वाली चीज़ें भी बताई हैं कि आप इस तरीके से जो है वो सारे मामला जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, टैक्स अलाइन सेंटर मैंने कर दिया, इस तरीके से टैक्स सेंटर आ गया। समझ आ रही है बेटा सबको बात? ठीक है, तो अच्छा इस तरीके से बता रहे कि बॉडी 1 ऐसे दिखेगा, सब टाइटल ऐसे दिखेगा, बटन का टेक्स्ट ऐसे दिखेगा, ओवरलाइन टेक्स्ट, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे ये मुझे बता रहा है।
ठीक है। और इसके अंदर ये प्रॉप पता है ना क्या होता है भाई, कंपोनेंट के अंदर हम वैल्यूज़ जो है वो डालने के लिए। अच्छा, इस तरीके से ना यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे ना, जैसे ये बटन का कंपोनेंट है, ये मटेरियल यूआई के बटन है अपने, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, आउटलाइन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई एक बटन है कंटेंट वाला ना, तो मैं इस बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके टाइपोग्राफी के जस्ट नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बटन को मैं ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ ऊपर इंपोर्ट कर रहा हूँ। CSS के कंपोनेंट जब यूज़ करता हूँ तो उसको मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन इसके कंपोनेंट जो भी हैं वो इंपोर्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, आ गया बटन भाई, देख रहे हो। अच्छा, ये इसको ना बॉक्स से बाहर रख लेते हैं यार बटन को ना, ठीक है। और देख रहे हो भाई, इस तरीके से मेरा बटन आ गया उठ के, ठीक है। अच्छा, मटेरियल यूआई के आप कंपोनेंट देखोगे ना, आपको जीमेल वगैरह के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं वही समझ आएंगे। जैसे हम यहाँ पे एक देखते हैं टेक्स्ट फील्ड, बोलो बेटा। सर जब हम लोग इसके लिए फिर कहते हैं अलाइनमेंट ठीक करेंगे, मतलब CSS से करेंगे, तो हम लोग उसके लिए टेलमेंट लिखेंगे या फिर कस्टमाइज CSS? मैंने आपको बताया था मटेरियल यूआई के साथ बूटस्ट्रैप की अच्छी सपोर्ट है, टेलमेंट की नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बूटस्ट्रैप डाउनलोड करेंगे मटेरियल के साथ ना। तो मैं आपको अभी ये बता रहा था कि जो है ना मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स देख के ना आपको जीमेल वगैरह की याद आएगी। देखो जैसे ये जीमेल के अंदर इस तरीके से होता है ना फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए बोलने ये टेक्स्ट फील्ड का कंपोनेंट बना हुआ है इनका। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके उसको हम एज इट इज पेस्ट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऊपर से टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास जो है वो ये भी आउटलाइन भी बना हुआ है, समझ रहे हो भाई। तो ये जब आप मटेरियल यूआई डाउनलोड कर रहे हो तो आपको हर कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है सबको, सही है। तो ये देखो बहुत सारे किस्म के बता रहे हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड है, रीड ऑनली बता रहा है सिर्फ, ये इनपुट टाइप नंबर है, सर्च फील्ड बता रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। और ये बता रहा है फॉर्म के कुछ प्रॉप्स है ना। तो अच्छा, इस पर हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में। अभी हम थोड़े से ना कंपोनेंट्स देख लेते हैं ना। तो और भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स पे ओपन सिंपल डायलॉग पे क्लिक किया, डायलॉग खुल गया, ठीक है। तो उसके लिए बता रहे हैं भाई ये आप कोड कॉपी करोगे, ये इस तरीके से जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। पैजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पैजिनेशन पता है ना क्या होती है, जो बिल्कुल नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके से पैजिनेशन आप इस तरीके से लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। टैब्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी वही चीज़ है कि आप इसको जितना जितना आप इसको देखोगे ना उतनी ये चीज़ आपको समझ आएगी। जितनी भी ये कंपोनेंट लाइब्रेरीज होती हैं ना, ये यही बोलती हैं कि ना इनको जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी चीज़ें जो है ना इसमें समझ आएगी। तो आपने ना मटेरियल यूआई को बड़े अच्छे तरीके से ना एक्सप्लोर करना है, यही आपका आज का टास्क है, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे बटन दिखाता हूँ। अब मटेरियल यूआई के अंदर बताऊँ क्या सीन है। मटेरियल यूआई के अंदर सीन ये है कि आपको हर चीज़ का ना एक प्रॉप मिलेगा, ठीक है। आपको ना बहुत सारे प्रॉप मिल जाएंगे, जैसे ये बटन का एक कंपोनेंट है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉप्स मिल जाएंगे। अच्छा, प्रॉप्स देखने के लिए, ठीक है, प्रॉप्स देखने के लिए ना आप नीचे आओगे, देखो ये कितने सारे बटन यहाँ पे दिखा रहे हैं, आइकन के साथ बटन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये डिलीट का बटन है, सेंड का बटन है, डिलीट का बटन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ जाके ना इसको इसी तरीके से आउटलाइन के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो स्टार्ट आइकन का एक यहाँ पे प्रॉप है हमारे पास, ठीक है। ये अब स्टार्ट आइकन को अगर मैं आइकन्स कर दूँगा ऑब्वियसली बात है काम नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल यूआई ने प्रॉप लिया हुआ ही इस नाम से, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने डिलीट आइकन दिया हुआ है, ठीक है। डिलीट आइकन को ना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट आइकन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये देखो इन्होंने यहाँ से डिलीट आइकन को इंपोर्ट किया हुआ है, कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, मटेरियल आइकन से। मटेरियल आइकन हमने शुरू में डाउनलोड किया हुआ था ना, इस तरीके से। चलो इसको चला के देखते हैं हम, ठीक है। आ गया भाई डिलीट का बटन और आइकन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना एक्सपेंड कोड करोगे तो मिल जाएगा। देखो ना यहाँ पे अपलोड फाइल के बारे में बात कर रहा है, इनपुट टाइप अपलोड के बारे में, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनपुट टाइप क्या कर दो भाई, वेरिएंट के अंदर कंटेन कर दो, रोल के अंदर अनडिफाइन कर दो, कंपोनेंट लेबल स्टार्ट इंडेक्स ये कर दो, ठीक है। तो ये अपलोड फाइल के बारे में इस तरीके से बता रहा है, ठीक है। लोडिंग बता रहा है, ठीक है, कि लोडिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। तो लोडिंग के लिए इन्होंने स्टैक बनाए हुए हैं, स्टैक के अंदर बटन के अंदर लोडिंग इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ है। तो इस प्रॉप को थोड़ा सा ना वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ना हर कंपोनेंट के आखिर में ना इस तरीके से एपीआई मिलेगी ना। एपीआई पे जाके मिसाल तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ मैं ना, तो बटन के अंदर जितने भी प्रॉप्स है ना सारे मुझे पता लग जाएंगे कि बटन के अंदर प्रॉप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे कलर की बात कर रहा है ना ये, अब बटन के अंदर कलर कौन कौन से ये सारे मुझे पता लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक हमें बता रहा है प्रॉप है डिसेबल्ड का,
और डिसेबल्ड के प्रॉप के आगे ये बता रहे हैं कि इसमें आप बूलियन दोगे ना, तो मैं ये डिसेबल का प्रॉप पकड़ता हूँ और मैं इस बटन पे आ जाता हूँ ना, जो मैंने बटन बनाया था, और यहाँ पे इन्होंने एक डिसेबल का प्रॉप दिया था जिसके अंदर ये बोल रहा था बूलियन दोगे ना, तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ट्रू दे देता हूँ। डिसेबल को अगर मैं ट्रू देता हूँ, ठीक है, डिसेबल को अगर मैं ट्रू देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा बटन देख रहे हो डिसेबल हो गया, देख रहे हो। तो जितनी भी कहानी होगी ना ये सारी आप यहाँ प्रॉप के थ्रू करोगे। एंड आइकन बता रही है, ठीक है, कि जो है वो एंड आइकन का एक जो है वो प्रॉप है जिसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हो, बटन के एंड में शो हो जाएगी। देखो ये इन्होंने स्टार्ट आइकन बताया था, इसी तरीके से एक यहाँ पे ये एंड आइकन का प्रॉप बता रहे हैं, ठीक है। एंड आइकन के प्रॉप के अंदर हम कोई और आइकन पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने डिलीट आइकन पकड़ा हुआ है, हम कोई और आइकन पकड़ लेते हैं मटेरियल का। आइकन पकड़ने के लिए मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं आइकन लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे आइकन आ गए ना, तो मुझे सारे एक्सेस अलार्म का आइकन समझ आया मुझे ना, ये प्लेन वाला आइकन समझ आ रहा है, ये प्लेन मोड वाला ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है इसको ऐसे इंपोर्ट कर लो, मैंने पकड़ा ऊपर जाके इसको ऐसे इंपोर्ट किया और एंड आइकन पकड़ के यहाँ पे इसी तरीके से कंपोनेंट की फॉर्म में चिपका दूंगा यहाँ पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कंपोनेंट की फॉर्म में मैंने इस आइकन को चिपका दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपनी ऐप में, देखते हैं, ठीक है। देख रहे हो भाई एंड आइकन आ गया मेरे पास, समझ आ रही है। तो दो प्रॉप इन्होंने यहाँ पे बताए थे, स्टार्ट आइकन एंड आइकन। अब ये चीज़ ना मुझे खुद भी याद नहीं, मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ इन चीज़ का, मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है। देखो कलर का एक प्रॉप बता रहा है, कलर के अंदर बोल रहा है कि इसने ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कलर स्ट्रिंग की फॉर्म में रखे हुए हैं ना, जैसे कलर सेकेंडरी, कलर सक्सेस, कलर एरर, कलर इन्फो, ठीक है। तो अब हमें काम करता है, हम डिसेबल को जो है ना यहाँ पे जाके फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। डिसेबल को मैंने जैसे ही फॉल्स किया यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ कलर इसका एरर हो जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, वेरिएंट इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है, कलर का ही कह रहे हैं एक प्रॉप है जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से एरर रखोगे तो आपका जो बटन है वो रेड कलर का हो जाएगा, हो गया रेड कलर का, समझ रहे हो। तो ये सारे प्रॉप ना तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा फुल विथ की बात कर रहा है, ठीक है, फुल विथ करके देखते हैं हम, फुल विथ करेंगे तो क्या होगा। फुल विथ का एक प्रॉप है जिसके अंदर बोल रहा है बूलियन दे दो ना, तो मैं यहाँ पे ट्रू दे देता हूँ फुल विथ के आगे। तो जैसे ही मैं फुल विथ देता हूँ तो देख रहे हो इसने पूरी स्क्रीन पे जितनी भी जगह है इसने पूरी विथ ले ली है बटन ने, समझ आ रही है सबको बात, ठीक है। तो ये ना जितनी भी खेल है ना ये सारा प्रॉप को यूज़ करते हुए खेलोगे। अच्छा देखो लोडिंग पोजीशन के बारे में बात कर रही है थोड़ी सी ना, लोडिंग के बारे में बात कर रहा है, लोडिंग ट्रू, लोडिंग फॉल्स। अक्सर होता है बटन के ऊपर लोडिंग शो करानी होती है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, बटन के आगे इस तरीके से लोडिंग लगा देता हूँ, ठीक है, और लोडिंग को मैं बोल देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब इसको मैं स्टेट के थ्रू खेल सकता हूँ, लोडिंग को जब मैं ट्रू करूँगा तो इस तरीके से देखो बटन में आ गई लोडिंग, देख रहे हो खुद ब खुद लोडिंग बनी हुई आ गई बटन के अंदर। इसकी हम फुल विथ हटा के देखते हैं, देखो बटन पे लोडिंग आ गई, समझ आई ये वाली बात, ठीक है। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बताओ मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू, बताता हूँ दोबारा, स्टेट इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट इसको रखो फॉल्स। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि बटन के अंदर आपको एक प्रॉप मिल रहा है लोडिंग का, ठीक है, जिसको आप ट्रू कर रहे हो ना तो ये इस तरीके से बटन के अंदर लोडिंग शो हो रही है, देख रहे हो ये। और अगर इसको मैं नहीं करता ना, लोडिंग को फॉल्स कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे ना लोडिंग शो नहीं हो रही, देख रहे हो, समझ आई बात। तो भाई मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ डिलीट के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना ये बटन लोडिंग पे आ जाए, फिर डिलीट के बटन में क्लिक करूँ ये लोड अनलोड हो जाए, ठीक है। तो ये काम कर रहा हूँ मैंने, सिंपल एक स्टेट बना ली लोडिंग सेट लोडिंग, जिसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा, लोडिंग के अंदर जाके लोडिंग वाली स्टेट ही दे देता हूँ मैं उठा के, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं बताऊँ क्या करता हूँ, इस बटन के ऑन क्लिक पे मैं जाके बोल देता हूँ भाई सेट लोडिंग को तुम कर दो नॉट लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। डिलीट पे क्लिक किया लोडिंग आ गया, दोबारा डिलीट पे किया लोडिंग हट गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात। तो इस तरीके से ना तुम कंपोनेंट्स के साथ, इस तरीके से कंपोनेंट के साथ तुम खेल सकते हो, ठीक है। अक्सर होता है भाई एपीआई कॉल हो रही है, तुमने बटन पे क्लिक किया, तुमने इसकी लोडिंग ट्रू कर दी और जैसे ही डेटा आ गया ये फॉल्स हो गया, समझ रहे हो। तो अब ये फॉल्स अभी तो मैंने बटन के क्लिक पे करा है, लेकिन तुम जैसे ही प्रॉमिस जो है वो डन हो जाए वो उस तरीके से कर दो। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे ना लोडिंग इंडिकेटर की भी बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग डाला हुआ है ना। अगर आपको लोडिंग इंडिकेटर चेंज करना है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि लोडिंग इंडिकेटर का आपके पास यहाँ पे एक प्रॉप है, ठीक है। आप यहाँ जाओ, आप इसको कॉपी करो, देख रहा हूँ मैं एक कंपोनेंट की सिर्फ एपीआई में आया हूँ और कितना खेल रहा हूँ मैं इस कंपोनेंट की एपीआई के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे बोलना सर्कुलर प्रोग्रेस है ना, ये कुछ करके इनका एक कंपोनेंट है सर्कुलर प्रोग्रेस।
हम यहाँ सर्च करते हैं सर्कुलर प्रोग्रेस। सर्कुलर प्रोग्रेस के बारे में ही थोड़ा सा बता रहे हैं। सर्कुलर प्रोग्रेस नहीं, लोडिंग होती है ना। सर्कुलर प्रोग्रेस के देखो साइज थिकनेस बता रहे हैं कि कितना मोटा सर्कुलर प्रोग्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये ना इनका एक लोडिंग का कंपोनेंट है ना। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लोडिंग ना, तो लोडिंग जब मैं खोलता हूँ ना यहाँ पे, तो देखो मटेरियल यूआई की लोडिंग आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देख रहे हो लोडिंग आ रही है हमारे पास। यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस था यार, सर्कुलर है एक, ये देखो ये सर्कुलर आ गया, देख रहे हो। अगर सर्कुलर प्रोग्रेस ऐसे ही उठा के तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से लोडिंग उठ के आ जाएगी यहाँ पे। मैं लोडिंग इंडिकेटर का यहाँ से प्रॉप हटाता हूँ बटन के पास से। मैं यहाँ पे ना इसी तरीके से सर्कुलर प्रोग्रेस को पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ना। जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ मेरी एप्लीकेशन के अंदर देखो इस तरीके से लोडिंग बना हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यही लोडिंग तुम्हें बटन के अंदर चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करो भाई, तुम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर एक तो ये है कि इन्होंने कस्टम लोडिंग, अगर जैसी मैं लोडिंग को ट्रू करता हूँ ना, एक लोडिंग तो उन्होंने खुद बनाई हुई है ये वाली। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी कस्टमाइज लोडिंग हो, तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एपीआई बताई थी, एक प्रॉप बताया था। कौन सा प्रॉप बताया था भाई इन्होंने यहाँ पे इन्होंने बताया था लोडिंग इंडिकेटर का प्रॉप। ठीक है, लोडिंग इंडिकेटर में मैं जाता हूँ, इसी बटन को ना लोडिंग इंडिकेटर दे देता हूँ एक प्रॉप ये वाला ना। ठीक है, और इसके आगे ये बोल रहे हैं, इसके आगे आप क्या करो, आप पूरा उठा के जो है ना यहाँ पे कंपोनेंट दे दो। तो मैं ये सर्कुलर प्रोग्रेस वाला कंपोनेंट उठा के इधर दे देता हूँ पूरा। समझे नहीं समझे बात? ठीक है, अब इसको हम चला के देखते हैं कुछ चेंज आया। देख रहे हो चेंज आ गया मेरे पास। ये लोडिंग का जो ये लोडर है ये बड़ा हो गया सारा हमारे पास। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा और खेल लेते हैं। इसके अंदर ये कलर भी बताते हैं, साइज़ बताते हैं। तो मैं ये सर्कुलर प्रोग्रेस का जो साइज़ है ना, साइज़ में कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 8। ठीक है, तो जैसे ही मैं 8 साइज़ करता हूँ होपफुली ये छोटा हो जाएगा अब। ठीक है, देखो कितना छोटा हो गया। इसको हम कर देते हैं भाई 12। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 20 करके देखते हैं इसको भाई। ठीक है, इस तरीके से ही थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका कलर भी प्राइमरी हो गया, पहले इसका ग्रेइश कलर कुछ आ रहा था। ठीक है, तो देखो यही बता रहे हैं सर्कुलर प्रोग्रेस के अंदर की जो एपीआई है ना, ये देखो सर्कुलर प्रोग्रेस के अंदर आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। डिसेबल श्रिंक है, कुछ साइज़ है। अच्छा एसएक्स बता रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है ना वो स्टाइल कुछ भी अपनी मर्जी से। थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस आप नंबर में दोगे यहाँ पे, जैसे इन्होंने थिकनेस की है ना 3.6 दी हुई है यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ, मैं सर्कुलर प्रोग्रेस के अंदर ही थिकनेस की एक एपीआई का लगा के इसको मैं बोल देता हूँ भाई 5। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देख रहे हो थोड़ी सी थिकनेस मोटी हो गई, लोडर थोड़ा सा मोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ना 15 करके देखते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और पता चले। देख रहे हो कितना मोटा हो गया लोडर, समझ आ रही है बात? तो ये थिकनेस का इन्होंने यहाँ पे एक व्यंजन बताया हुआ है। ठीक है, इसको हम अगर 1 कर दे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। देख रहे हो कितना पतला हो गया लोडर। तो ये इस तरह देख रहे हो एक ही कंपोनेंट के अंदर इन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं। इसको जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएगी। और जैसे बटन के अंदर वेरिएंट बता रहे हैं कि भाई कंटेंट है, आउटलाइंड है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग, इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो आप मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स के साथ जो है वो खेल सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम लोग को ये सारी बातें समझ आ रही होंगी यार। ऐसा ही है भाई, मज़ा आया मैंने बटन के साथ किस तरीके से खेला। ठीक है, देख रहा हूँ मैंने एक बटन के साथ किस तरीके से खेला। तो भाई अब देखो बटन कितने कंपोनेंट हैं। मिसाल के तौर पे हम एक कंपोनेंट देखते हैं भाई, कोई और कंपोनेंट देख लेते हैं, कोई सा भी देख लेते हैं, ये कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो हर कंपोनेंट के एंड में ना तुम्हें एपीआई मिलेगी। ठीक है, यहाँ नहीं मिल रही भाई API, ये मिल रही है प्रॉप। ठीक है, बटन के कार्ड के अंदर चिल्ड्रन है, क्लासेस है, रेस्ड है, एसएक्स है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट एपीआई इधर है और कंपोनेंट इधर है। ठीक है, तो अब जैसे और कंपोनेंट्स पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बड़ी मशहूर है थोड़ी सी जो है ना, या चलो एक काम करते हैं अपना एक यूआई बना के देखते हैं थोड़ी सी ना, मटेरियल यूआई को यूज़ करते हुए एक यूआई बना के देखते हैं। ठीक है, क्या कहते हो भाई, बनाए? हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली एपीआई को कॉल कर देते हैं और सारे प्रोडक्ट्स ना स्क्रीन पे शो करा देते हैं। अच्छा उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि यार मटेरियल यूआई के साथ ना बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस तरीके से खोल लेता हूँ और बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ। यार रिएक्ट के लिए जो है बूटस्ट्रैप है ना, वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो आप जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखोगे आपके पास रिएक्ट में बूटस्ट्रैप लगाने के लिए बूटस्ट्रैप आ जाएगी। ठीक है, अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को नहीं अभी तक चला के दिखाई। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप जिस तरीके से हमारे नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बूटस्ट्रैप है ना, उसी तरीके से हमारे रिएक्ट पे भी बूटस्ट्रैप है। ठीक है,
तो इसके अगर आप कंपोनेंट्स में जाओगे ना, इसका कोड थोड़ा सा आपको JSX वाला मिलेगा, देख रहे हो इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट तो पसंद ही नहीं है हमें, ठीक है। तो मैं गेट स्टार्टेड पे आता हूँ, ये कह रहा है भाई बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के लिए ना अभी कमांड कॉपी पेस्ट कर लो। अब सीन ऐसा है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है ना ये कंपोनेंट लाइब्रेरी है और बूटस्ट्रैप सिर्फ यूटिलिटी क्लासेस है। तो मैं बताऊँ क्या करूँगा, मैं सिर्फ npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करूँगा, क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स डाउनलोड नहीं करने, मुझे बूटस्ट्रैप डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मैं आता हूँ इधर, मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई npm i बूटस्ट्रैप, ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है वो कंपोनेंट्स है, जो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स होते हैं ना, अगर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट चलाने तो ये डाउनलोड, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ मुझे बूटस्ट्रैप कंपोनेंट चलाना ही नहीं, मुझे बूटस्ट्रैप चलाना है, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं भी। बूटस्ट्रैप मेरे पास डाउनलोड हो गई। बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के बाद ये बोल रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से इसको इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप डाउनलोड नहीं की, तो मुझे ये इंपोर्ट बटन मिलेगा ही नहीं इसका ना। तो उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई ये इंपोर्ट वाली लाइन जो है ना, इंपोर्ट वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप ना अपनी मेन फाइल में जाके ऊपर इस तरीके से इंपोर्ट कर लो, ठीक है। बूटस्ट्रैप की आपको पता है ना एक CSS की फ़ाइल होती है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल बोल रहे हैं यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप चलाने की देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे क्लास नेम के अंदर बोल देता हूँ भाई टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे npm run dev, ठीक है। प्रोजेक्ट को हमने रन किया यहाँ पे और मेरे पास जो है वो यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी जो है वो लग चुकी है, देख रहे हो भाई, नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना H1 यूज़ नहीं करता, मैं टाइपोग्राफी यूज़ करता हूँ, जो हमारे पास मटेरियल UI का कंपोनेंट था। टाइपोग्राफी मैंने ऊपर से इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने बोला भाई हेलो वर्ल्ड। अच्छा अब टाइपोग्राफी का मैंने यहाँ पे वेरिएंट दे दिया, वेरिएंट मैंने दिया H1 और टाइपोग्राफी के अंदर ही मैंने क्लास नेम दिया और क्लास नेम के अंदर मैंने बोल दिया इसको टेक्स्ट सेंटर। तो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को भी यूज़ किया, मैंने मटेरियल को भी यूज़ किया, मैंने देखो दोनों चीज़ें सही तरीके से यहाँ पे काम कर रही हैं। समझ आई ये बात, समझ नहीं आई? अच्छा इसी तरीके से ना जो है ना वो मटेरियल UI के अंदर टाइपोग्राफी है आपकी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी के अंदर भी आपको API मिल जाएगी, देख रहे हो API के अंदर देखो ये अलाइन का एक हमें मंजन दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लास नेम के अंदर अलाइन लिख रहे हैं ना टेक्स्ट सेंटर, इस तरीके से ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। अलाइन का प्रॉप मिलेगा जिसको आप लेफ़्ट राइट सेंटर कर सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन, अलाइन कर दो भाई सेंटर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद ही मेरे ख्याल से सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो सेंटर में आ गया। इसी तरीके से चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कलर की बात कर रहा है, कलर आपके पास ये सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। गटर बटर बॉटम की बात कर रहा है ये, ठीक है। रैप की बात कर रहा है, पैराग्राफ की बात कर रहा है, बहुत सारी बात कर रहा है यहाँ पे। देखो वेरिएंट के अंदर कितने सारे वेरिएंट हैं यहाँ पे, कैप्शन, बॉडी टू, इनहेरिट, ओवरलाइन, सबटाइटल, स्ट्रिंग। तो ये सब जो है ना ये वो चीज़ें जो आप खुद ब खुद एक्सप्लोर करोगे और ये चीज़ें देखोगे, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था हम ना थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे वो बनाते हैं कुछ अच्छे तरीके से ना, कुछ UI वगैरह बनाते हैं ना। तो मैंने टाइपोग्राफी के अंदर बोल देता हूँ यहाँ पे के आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरीके से ना। और मैं प्रोडक्ट की API कॉल करके सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पर रेंडर कराऊंगा, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको H1 की जगह या हमने स्क्रीन साइज़ बढ़ा है, H1 बहुत बड़ा है यार इसका, इसको हम H3 बोल देते हैं, ठीक। अच्छा इसका ना कुछ हम कलर शलर दे देते हैं, BG कलर प्राइमरी है, कुछ ऐसा है भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। देखा कुछ ऐसा चला नहीं है हमारे पास। हम एक काम करते हैं, हम जो है ना ऐसी सिंपल टाइपोग्राफी छोड़ते हैं और यहाँ पे ना हम एक बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा बताओ मैं क्या करूँगा, मैं ना सबसे पहले तो मैं API कॉल करूँगा। अच्छा कौन सी API कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रोडक्ट API, फेक स्टोर API है, डमी जेसन API है मेरे पास। तो मैं डमी जेसन वाली पकड़ता हूँ API और इन्होंने यहाँ पे मुझे ये सारे मंजन दिए, मैं उठा के मैं इसको कॉपी करता हूँ और API मैं कहाँ कॉल करता हूँ, यूज़ इफेक्ट के अंदर। मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर कह देता हूँ भाई ये इस तरीके से API को आप क्या करो भाई कॉल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल देते हैं कंसोल करवा दो रिस्पॉन्स को ही, ओए ये क्या किया मैंने, रिस्पॉन्स कंसोल करवा दो किसको भाई, रिस्पॉन्स को, ठीक है। और यहाँ पे हम कैश भी पकड़ लेते हैं, कैश में हम बोलते हैं भाई एरर, कंसोल हम करवा देते हैं यहाँ पे एरर कोई, ठीक है। और यहीं पे हम डॉट फाइनली भी पकड़ लेते हैं और यहाँ पे फाइनली के अंदर लोडिंग को हम फॉल्स करा देंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये स्टेट्स बना लेते हैं 3,
ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके ना स्टेट्स एज इट इज़ जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यूज़र्स की जगह हम बोल देते हैं भाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे ही देन आया हम सेट प्रोडक्ट्स कर देते हैं। अच्छा देख लेते हैं पहले आ क्या रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम मटेरियल अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। एरर दे रहा है भाई फ़िलहाल तो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। तो स्टेट हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। रिलोड करते हैं इसको, ठीक है। डेटा आ रहा है मेरे पास, डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, और जो प्रोडक्ट्स है उसके डॉट प्रोडक्ट में डेटा मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट, बेटा जिंदा हो तुम लोग सारे या मैं ही काम कर रहा हूँ? जिंदा हो ना भाई सारे? सर सही है, सही है। अच्छा, जिंदा हो ना। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, 30 प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना सेट प्रोडक्ट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एरर के अंदर बोलता हूँ सेट एरर को कर दो भाई ट्रू, और यहाँ सेट लोडिंग को मैं बोलता हूँ भाई फॉल्स, इसको बोल देते हैं सेट लोडिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने कोड को जो है वो यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। सही है, समझ आ रही है भाई बात सबको, ठीक है। अच्छा अब मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर यार लोडिंग है ना यहाँ पे, तो एंड करके मटेरियल यूआई का एक कंपोनेंट है सर्कुलर प्रोग्रेस का, ठीक है। ये सर्कुलर प्रोग्रेस का, इसको हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज़ हमको उसको इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। और सर्कुलर प्रोग्रेस का भी ना मैं साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर प्रोग्रेस का यहाँ पे हम साइज़ दे देते हैं भाई, साइज़, साइज़ करके कुछ था ना स्ट्रिंग, मैं इसको बोल देता हूँ भाई तुम अपना साइज़ रख लो, साइज़ कितना रख लो भाई अपना 50, ठीक है। तो हम इसको चला के देखते हैं, लोडिंग अगर ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस आ रही होगी, ठीक है। रिलोड करते हैं हम इसको, आ तो नहीं रही मालिक सर्कुलर प्रोग्रेस, नहीं नहीं आ रही ना। अच्छा लोडिंग एंड लोडिंग को हमने ट्रू किया हुआ है, फाइनली में अच्छा डेटा आ रहा है तो फॉल्स हो रहा है, ये हम इसको ये नहीं कराते। रिलोड करते हैं हम इसको, हम यहाँ पे आ रही है भाई सर्कुलर प्रोग्रेस आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब सर्कुलर प्रोग्रेस को ना मैं स्क्रीन के सेंटर पे ले आते हैं, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए ना मैं इसको एक डिव में रख लेता हूँ, डिव यानी कि हमारे पास मटेरियल यूआई का बॉक्स, ठीक है ना। इसको हम पकड़ते हैं ऐसे, बॉक्स ऊपर मुझे उम्मीद है इम्पोर्ट हो गया होगा, हो गया ऊपर इम्पोर्ट, बॉक्स के अंदर जाके हम ये रख लेते हैं, ठीक है। और ना हम बॉक्स को ना यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं एसएक्स करके ना, हम बोलते हैं यहाँ पे भाई तुम अपना डिस्प्ले कर लो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर लो भाई सेंटर, ठीक है। और क्या करो भाई, अलाइन आइटम भी कर दो सेंटर, ठीक है। और क्या करो भाई, अपनी हाइट कर लो 90 व्यू हाइट, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है देखो स्क्रीन के सेंटर में आ गया भाई, ये इस तरीके से लोडिंग स्क्रीन के सेंटर में आ गया, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, लोडिंग अगर ट्रू होगी ना तो इस तरीके से स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और लोडिंग रुकेगी तो मैं यहाँ पे डेटा शो करा दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो किस तरीके से मैंने किया यहाँ पे, समझ आ रही है? तो अगर तुम इसकी हाइट थोड़ी सी कम करना चाहते हो तुम इसको 85 कर लो, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी हाइट तुम्हें कम हो जाएगी, ठीक है। बेहतरीन हो गया भाई, यही चाह रहे थे तुम लोग, ठीक है ना। लोडिंग यहाँ पे हो गई बेहतरीन। अब डेटा हमारे पास आ रहा है, अच्छा एरर पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बोलते हैं भाई अगर एरर है ना, तो एरर है तो यहाँ पे तुम क्या करो, तुम मटेरियल यूआई का ना कुछ और कंपोनेंट लगा लो ना। तो अगर एरर है यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ भाई तुम क्या करो, तुम यहाँ पे इनका कोई होगा अलर्ट वगैरह कुछ ना, तो देख लेते हैं ऊपर, सर्च कर लेते हैं, अलर्ट दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, ये रहा फीडबैक के अंदर अलर्ट, ठीक है। ये अलर्ट देख रहे हो भाई, इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। ये बता रहे हैं दिस इज़ एन एरर अलर्ट, इस तरीके से। तो मैं ये एरर वाला अलर्ट पकड़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर एरर ट्रू है ना तो यहाँ पे ये अलर्ट शो करा दो, अलर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, और दिस इज़ एन एरर अलर्ट इस तरीके से हम शो करा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ना लोडिंग को यहाँ फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से गंद मार देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा तो एरर शो हो जाएगा हमें, ठीक है। लोड करते हैं इसको, ये देख रहे हो पहले हमारे पास लोडिंग आई,
फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, अलर्ट आ गया। समझ आई बात, ये वाली समझ नहीं आई? जवाब दे दो भाई। हाँ जी सर। आग सर ये बीच में डिले कैसे आया? कौन सा डिले? सर लोडिंग चली फिर थोड़ी देर बाद अलर्ट आया। हाँ ना, तो भाई पहले एपीआई कॉल हुई, जब तक एपीआई से डेटा नहीं आया जब तक लोडिंग चली, और जैसे ही एपीआई से डेटा आ गया यानी कैच चला तो फाइनली चल के लोडिंग स्टॉप हो गई, एरर ट्रू हुआ। जैसे ही एरर ट्रू हुआ यहाँ पे मैंने अलर्ट शो कराया हुआ है, ये कराया हुआ है मैंने यहाँ पे। अच्छा जो इसमें टाइम लगा वो खुद ऑटोमेटिक लगा, हमने टाइम सेट नहीं किया। नहीं भाई, ये चीज़ तो मैंने आपको इतनी डिटेल में बताई थी लास्ट क्लास में यार, कि हम जब एपीआई कॉल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये वही चीज़ की है मैंने, बस यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कार्ड वाला भी कोई काम कर लेता हूँ ना, प्रोडक्ट रेंडर कराने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स पूरा बना लेता हूँ। ठीक है, और बॉक्स के अंदर उठा के इसको रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डेटा आ जाएगा। डेटा आ जाएगा ना, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे जब आ जाएंगे ना, तो हम बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम प्रोडक्ट पे लगा दो मैप। प्रोडक्ट पे लगा दो मैप, यहाँ पे आइटम, और यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न अभी हम सिर्फ पी करा रहे हैं ना, यानी टाइपोग्राफी या पी, मैं सिंपल पी करा रहा हूँ। इसके अंदर हम की दे देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये कॉम लगा देते हैं इसको पूरा। लोड करते हैं इसको। डेटा आया मेरे पास, देखो आइटम डॉट आई डी मिल रही है मुझे। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं भाई आइटम डॉट आई डी, और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं भाई आइटम डॉट क्या बोले भाई, आइटम डॉट टाइटल। जैसे हम इसको बोलते हैं, देखो रिलोड किया, यहाँ पे लोडिंग आई, फिर डेटा आ गया हमारे पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई ये चीज़? समझ आ गया? अब इस चीज़ को ना हम कार्ड के कंपोनेंट के अंदर करते हैं। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड डॉट जी एस एक्स नाम से, और इस कंपोनेंट के अंदर बताऊँ मैं क्या करता हूँ, मैं मटेरियल यूआई का कार्ड उठा के रख देता हूँ पूरा। मैं सर्च करता हूँ कार्ड में जाके ना, मुझे देखो कितने सारे कार्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, मुझे ये वाला कार्ड समझ आ रहा है ना, तो मैं शो कोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अच्छा देख रहे हो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट है ना। टाइप स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे ना, टाइप स्क्रिप्ट लिखी भी आई है यहाँ पे। तो मैं जावा स्क्रिप्ट अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जेएस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा है हमारे पास जो है वो मटेरियल यूआई का कार्ड है, और ये मीडिया कार्ड के नाम से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने इमेजेस वगैरह भी दी हुई हैं। ठीक है, तो अभी हम प्लेस होल्डर इमेज लगा लेते हैं फेक इमेज के लिए सिंपल, ताकि हमें किस तरीके से जो है वो प्लेस होल्डर इमेज लगा लेते हैं हम। यहाँ पे कलर शलर वाली लगा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके जहाँ इमेज है, इमेज में जाके हम यहाँ पे एज इट इसको क्या कर देते हैं भाई, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वो इमेज ही लगाएंगे, अभी मैं सिर्फ कार्ड का कंपोनेंट देखना चाह रहा हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, और इस तरीके से ना मैं इस मीडिया कार्ड को उधर जाके बुला लेता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स से पहले ही मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको बोलता हूँ। ठीक है, लोड करते हैं इसको। आ गया भाई मेरे पास कार्ड, देख रहे हो नहीं देख रहे भाई यहाँ पे? ठीक है, कार्ड आ गया मेरे पास। अब ना हम क्या करेंगे, यहाँ टाइटल शो करा देंगे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ते हैं, इसका टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मस्कारा लेंस प्रिंसेस पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं कार्ड पे, और टाइटल जो है ना, टाइटल हम ले लेते हैं एज अ प्रॉप। ठीक है, टाइटल हम एज अ प्रॉप ले लेते हैं, और यहाँ पे जाके भी हम उसको बोलते हैं कि भाई टाइटल एज अ प्रॉप ले लो, और इस मीडिया कार्ड के अंदर टाइटल के अंदर ये भेज दो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सही काम कर रहा है भाई ये। अच्छा इसी तरीके से हम यहाँ पे ना कुछ और चीज़ भी उठा लेते हैं, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं भाई यहाँ पे कि मीडिया कार्ड के अंदर आप क्या करो भाई, डिस्क्रिप्शन ले लो। यहाँ पे भी आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन ले लो। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन ले ली।
और हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उसी एपीआई की डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मेरा यहाँ पे कार्ड दिखेगा। अच्छा, शेयर और लर्न मोर के क्लिक पे जो है ना, हम बताऊँ क्या करते हैं अभी, हम यहाँ पे एक बटन हटा देते हैं और एक बटन बोल देते हैं भाई ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला काम अभी हम करेंगे नहीं, लेकिन हम ऐसे ही अभी यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया ये वाला काम। अच्छा, अभी कार्ट का कंपोनेंट तो मैंने बना लिया। इस कार्ट के कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्ट के कंपोनेंट में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ बस, ठीक है। अब जहाँ मैं रिटर्न ये पी कर रहा हूँ ना, वहाँ आप मैं बताऊँ क्या करता हूँ, वहाँ मैं अब इस कार्ट को ही रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। करके देख लेते हैं, हम उसको यहाँ से पकड़ते हैं और हम यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे एज इट इज़ डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर हमें पता है टाइटल कैसे मिलेगा, आइटम डॉट टाइटल से, ठीक है। यहाँ पे की का प्रॉप भी देना पड़ेगा, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन हमें कैसे मिलेगी, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन से, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अच्छा, इमेज भी लेनी है हमें, ठीक है। इमेज भी हम एज अ प्रॉप ले लेते हैं। यहाँ पे जो इमेज है इसको हम बोल देते हैं भाई, तुम क्या करो भाई, इमेज, ठीक है। इमेज के नाम से पकड़ा है यहाँ पे, और इस चीज़ को भी हमने एज अ यहाँ पे प्रॉप ले ली, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज भी भिजवा देते हैं। इमेज हमें कहाँ मिल रही है भाई प्रोडक्ट की, इमेजेस के अंदर ज़ीरो इंडेक्स, थंबनेल भी होगा कुछ, हाँ ये रहा थंबनेल, ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई आइटम डॉट थंबनेल, ठीक है। चाहते हैं यहाँ पे देख रहे हो भाई, हर आइटम की इमेज आ रही है मेरे पास, सही हो गया भाई। रेंडर करा दिया इसको। रेंडर कराते वक्त जो है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। क्लास नेम के अंदर हम बोल देते हैं इसको भाई डी फ्लेक्स कर दो, बूटस्ट्रैप की क्लास देता हूँ मैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम, अलाइन आइटम सेंटर ना, या फ्लैग स्ट्रैप दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। गैप दे देते हैं यहाँ पे कितने का भाई, 5 का, ठीक है। सही हो गया भाई, बेहतरीन हो गया भाई ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है ना एक सिंपल सी यूआई बना ली यहाँ पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम लोग को ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी। अब ये काम कैसे कर रहा है, जैसे ही रीलोड करूँगा, पहले लोडिंग आया देखो, फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। बोलो भाई, सही है, चलो। अच्छा, अब ना मैं तुम्हें यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मटेरियल यूआई की ना। वैसे तो मैंने आपको अच्छा खास बहुत मतलब किसी भी क्लास में इतनी डिटेल में हमने मटेरियल यूआई मैंने आज तक नहीं देखा बताया भाई, ठीक है। तो ये मैं खुद भी काफ़ी टाइम बाद इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा, मटेरियल यूआई पे ना हम यूज़ करते थे ग्रिड का, जो कि अब डेप्रिशिएट लिखा हुआ आ रहा है इधर। इन्होंने यहाँ पे ना ग्रिड वर्जन 2 दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको ना एक टेलमेंट की वीडियो बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप देख लेना लेआउट किस तरीके से बनता है। कहा था नहीं कहा था, देखा था आप लोगों ने वीडियो देखी वो वाली? तुम लोग के पास टाइम का मसला है ना, वरना तुम लोग देख लो, टाइम का तुम लोग का बड़ा इशू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं यहाँ पे देखो मटेरियल यूआई ना लेआउटिंग के लिए मटेरियल यूआई ने अपना ग्रिड बनाया हुआ है, देख रहे हो। कह रहा है भाई ग्रिड दो, ग्रिड के अंदर कंटेनर दे दो, स्पेसिंग बता दो, और उसके अंदर जितने भी आइटम दोगे वो सारे आइटम ग्रिड के हिसाब से चलाता रहूँगा। और ये भी ऐसे ही बोलता है बूटस्ट्रैप की तरह कि एक स्क्रीन पे 12 ग्रिड होंगे टोटल, ठीक है। देखो 8 4 इन्होंने दिया हुआ इस तरीके से, 8 4 12 हो गया। तो देख लो किस तरीके से मैनेज हुई हुई है चीज़ें, समझ आ रही है बात। और रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्सेस एमडी इस तरीके की कहानी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, क्या कहते हो, स्पेसिंग की बात बता रहे हैं, एक्सप्लोर करें इसको, क्या कहते हो भाई यार। बल्कि ये एक्सप्लोर तुम लोग खुद भी कर सकते हो यार मेरे ख्याल से। हाँ यार, ये तो सब मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेआउटिंग मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स के थ्रू की हुई है ना, देखो फ्लैक्स रैप के थ्रू मसला बताऊँ क्या होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि आप एक स्क्रीन पे ना 2 आइटम रखो, ठीक है, थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आता उस पर ना। तो ग्रिड के अंदर क्या है कि आप बता दो ना इस तरीके से स्पेसिंग दे के ना कि यार ये एम डी पे इतना चले, एक्स एक्स पे इतना चले, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके ना हम इसको यहाँ पे ऊपर रखते हैं, बिल्कुल टाइपोग्राफी से भी ऊपर, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं इसको, ठीक है।
और यहाँ पे ग्रिड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा इन्होंने देख लेते हैं इंपोर्ट कैसे किया है भाई। इसको एक्सपेंड कोड पे क्लिक करते हैं। इन्होंने ना ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं, ठीक है। अच्छा आइटम के अंदर इन्होंने इस तरीके से आइटम रखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये दो चीज़ें पकड़ता हूँ। देखो ग्रिड इन्होंने कैसे, ग्रिड फ्रॉम MIUI ग्रिड 2 से इसको इंपोर्ट किया हुआ है। मैं चीज़ ऊपर जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा पेपर इन्होंने सामान यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर इस्तेमाल नहीं करूँगा। इन्होंने यहाँ पे जहाँ जहाँ आइटम दिया हुआ है ना, मैं वहाँ वहाँ जाके ना इसको बोल देता हूँ टाइपोग्राफी, ठीक है। इसको मैं जाके बोल देता हूँ यहाँ पे टाइपोग्राफी, ठीक है। और टाइपोग्राफी का मैं वेरिएंट दे देता हूँ यहाँ पे H4, ठीक है। और यहाँ पे जाके भी मैं टाइपोग्राफी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना हम थोड़ा सा एक्सेस दे देते हैं, और एक्सेस के अंदर मैं बोलता हूँ भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको रिलोड करते हैं। आ गया भाई, देख रहे हो किस तरीके से ग्रिड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। एक काम और करते हैं, इसको ना ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं। SX दे दो भाई, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, ठीक है। देख रहे हो ग्रिड बना हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं तुम लोग को वही बता रहा था कि एक लाइन पे ना 12 ग्रिड होते हैं। एक लाइन पे कितने ग्रिड होते हैं भाई? 12। अच्छा अब तुम इसको ना बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास भी दे सकते हो ना, ताकि वो लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा जो है वो स्पेस आ जाए। बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास ही देखो इस तरीके से हो गया। मैं तुम लोग को बता रहा था एक लाइन पे 12 ग्रेड होते हैं ना, तो ये देखो 8 और 4 12 हो गए, वैसे 4 और 8 12 हो गए। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका साइज़ छेड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे एक लाइन पे ना 3 चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो मैं इन तीनों को 4 4 बोल देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो एक लाइन पे 3 आ गए मेरे पास प्रोडक्ट। समझ आई बात समझ आई? मैंने तीनों का साइज़ क्या कर दिया, 4 4 कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे एक लाइन पे 4 प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करूँगा, 3 लिख दूंगा सब में। 4 प्रोडक्ट बना के 3 लिख दूँ? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, और सबके अंदर क्या लिख दूंगा भाई, 3 इस तरीके से। तो एक लाइन पे 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे पास। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से ना मटेरियल यूआई के ग्रेड के साथ खेलना। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि आप साइज़ जो है ना इस तरीके से ब्रेक पॉइंट को यूज़ करते हुए दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज़ पकड़ता हूँ सारे, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे 6 हो जाए, MD पे 8 हो जाए। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ भाई ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल है ना, इसको तुम एक काम करो, एक्स्ट्रा स्मॉल पे तुम रखो 1 पे 12, ठीक है। जब मैं 12 बोलूँगा तो एक स्क्रीन पे एक ही आएगा डब्बा, ठीक है। एक स्क्रीन पे 12 होता है। MD पे मैं बोलता हूँ, MD पे तुम रखो 6, ठीक है। MD पे तुम रखो 6, LG पे तुम रखो 4, ठीक है। इस तरीके से इसको करके देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ के ना बहुत दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इस तरीके से लिख दिए। अब हम देखते हैं वेट। अबे ब्रेक पॉइंट है भाई ये देखो। अब एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल का ब्रेक पॉइंट है, लार्ज पे 3 आ रहे हैं, MD पे 2 आ रहे हैं, और XX पे 1 आ रहा है। समझ रहे हो गया ये हमारा रिस्पॉन्सिव? समझ आई ये वाली बात? तो इस तरीके से जो है ना ये ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा अब मैं बताऊँ तुम लोगों को, टास्क ये दे रहा हूँ कि ये जो ग्रिड मैंने अभी इधर बनाया है ना, तुम लोग ने ये प्रोडक्ट भी ग्रिड के अंदर ही रखते हुए काम करना है इनको, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है ना, तुम यहाँ पे ना ग्रिड रख दो, ठीक है। बहुत आसान है, कैसे करोगे ये वाला काम? इसको कॉपी करो, कर लोगे ना ये वाला काम तो खुद यार, यस सर, कर लेंगे सर। ठीक है। मैं ग्रिड का पूरा कोड छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो मैंने किस तरीके से रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाया है यहाँ पे, देख रहे हो। ग्रिड से क्या होता है, सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ पे और भी ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, एक्सेल भी होगा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ना। एक्सेस है, MD है, LG है, और एक्सेल भी आई थिंक होना तो चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बोल देते हैं यहाँ पे कि एक्सेल पे जो है ना, एक्सेल पे जैसे 4 है, एक्सेल पे 3 कर दो। नहीं 3 नहीं, 4 पे 3 आते हैं, इस पे 4 है। सही है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेल लिखते हैं। देखो एक्सेल पे 4 आ गए,
समझ रहे नहीं समझ रहे? LG पे 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट भी देख लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट पे जाओ, ये बता रहे हैं कौन कौन से ब्रेक पॉइंट है। एक्स्ट्रा स्मॉल है, SM है, MD है, LG है और XL है। और ये बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल 0 पिक्सल से 600 पिक्सल तक, 600 से 900 तक SM, 900 से 1200 तक LG। देख रहे हो किस तरीके से मैंने, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मटेरियल UI को मैंने एक्सप्लोर किया है। समझ आ रही है तुम लोगों को ये वाली बात? बेटा तुम लोगों ने भी जो है ना इसी तरीके से आज के दिन ही मटेरियल UI को, यानी अभी बैठ के मटेरियल UI को एक्सप्लोर करना है। समझ आ रही है बात सबको? ठीक है। अच्छा, मैंने ना आज की क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर